देखो फंडामेंटल राइट्स उनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं बेसिकली, बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, and they are essential for all round development of human beings, and they are also called as the magna carta of India, ठीक है, because they protect individual liberties against states arbitrariness, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं. इट इज द फंडामेंटल राइट्स विच आर नोन एज द मैग्ना कार्टा, ठीक है. देन नेचर क्या है, दे आर जस्टिशिएबल अनलाइक डीपीएसपी जो जस्टिशिएबल नहीं होते हैं, है ना. सो दे यू कैन गो टू द कोर्ट इन केस सम ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग इंटरवीन कॉन्ट्रवीन्ड, ठीक है. देन इट कैन एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द स्टेट, मतलब बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर एक लिमिटेशन जैसे एक्ट करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है. इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है. Then it will establish rule of law, and it is not absolute. There are reasonable restrictions which exist when it comes to fundamental rights, ठीक है. अभी primarily there are 6 fundamental rights which are present in part 3 of our constitution. So कौन से हैं. First of all we have the right to equality, then right to freedom, फिर right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies, ठीक है. दीज आर द राइट्स विच वी हैव राइट नाउ, है ना. इसमें आपको आर्टिकल नंबर्स तो पता ही होगा. इट इज़ वेरी सिंपल. वी विल बी गोइंग आर्टिकल बाय आर्टिकल एंड वी विल बी सीइंग ईच ऑफ दीज राइट्स, ठीक है. नाउ जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12, ठीक है, एंड इट गोज अप टिल आर्टिकल 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. सो वी विल बिगिन विद आर्टिकल 12 इटसेल्फ. सबसे पहले क्या है. अच्छा, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वी आल्सो हैड द राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज़ आर्टिकल 44, आई एम सॉरी, आर्टिकल 31 में था ये, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. इट वाज अंडर आर्टिकल 31. हाउएवर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिस वाज रिमूव्ड, ठीक है. नाउ इट हैज़ ओनली बीन मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए, ठीक है, पार्ट 12, ठीक है. सो दिस मच यू शुड बी नोइंग राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में. नाउ आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं. आर्टिकल 12 में क्या दिया है, उसमें स्टेट क्या है उसका डेफिनेशन दिया है. जो बाकी आर्टिकल्स में स्टेट मेंशन्ड है हर जगह पे, आर्टिकल 12 डिफाइंस व्हाट ऑल कम्स विद इन द स्टेट, ठीक है. सो क्या क्या दिया है. नाउ यू शुड बी नोइंग कि ये जो मीनिंग दिया है स्टेट का आर्टिकल 12 में, इट इज़ ओनली फॉर पार्ट 3, ठीक है. दूसरे आर्टिकल्स पे इट वोंट बी एक्सटेंडिंग, ठीक है. सो इसमें क्या दिया है, स्टेट की डेफिनेशन में एक तो यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगा, पार्लियामेंट आएगा, देन यू विल हैव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. Apart from that you will have local authorities as well, then various other authorities जो हमारे गवर्नमेंट सॉरी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़, ये सब चीज़ें दे ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है. एंड इवन बोथ स्टैट्यूटरी एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ठीक है. देन एनी प्राइवेट बॉडी विच हैज़ बीन फंक्शनिंग एज एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ना प्राइवेट बॉडीज़ को, they are given contracts by the government to fulfill some activity. So those private bodies will also be counted in the definition of a state, ठीक है. And actions of all of these bodies can be challenged for violation of fundamental rights, ठीक है. Now we'll move to article 13 which is the meaning of, उसमें दिया है लॉ का मीनिंग क्या क्या है ना. According to article 13, any law which violates fundamental rights will be declared null and void, ठीक है. सो ये मेन चीज़ दी है आर्टिकल 13 में कि अगर वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट देन दैट लॉ विल बी वॉइड, ठीक है. तो इसमें लॉज में क्या क्या आता है वो भी दिया है.
So laws will include permanent laws, that is acts of parliament or state legislatures, then any temporary laws, that is ordinances or something like that. फिर जो rules, regulations, bylaws, notifications, ये सब किस चीज़ में आता है? Delegated legislation में, है ना? These are made by the executive itself. ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाता है अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोज, एंड कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज विल बी काउंटेड एज लॉज अंडर आर्टिकल 13. नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट काउंटेड एज लॉज अंडर आर्टिकल 13. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस. तो यहाँ पे 2-3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए थे, उसके बाद इट वाज फाइनलाइज्ड दैट आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट बी अ लॉ. ठीक है, नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग, अंडर द डेफिनेशन गिवन अंडर आर्टिकल 13. ठीक है, एंड इसमें हमें वैसे तो पता ही है कि बेसिक इवन इफ वी ट्राई टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स वाया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टिल it can be it falls under judicial review and वो cancel हो सकता है if it does not conform to the basic structure of the constitution. ठीक है, तो basic structure of the constitution हमने पढ़ा है केशव नंदा भारती केस में. So that should be respected irrespective of whether or not this thing is being irrespective of whether or not it is a constitutional amendment. ठीक है, now we look at vertical versus horizontal application of fundamental rights. तो vertical application क्या रहेगा? जैसे individual versus state, है ना? So example है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19. और वैसे जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन रहेगा दैट विल बी इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, मतलब इट विल बी एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स, वेयर एज जो वर्टिकल एप्लीकेशन है वो अगेंस्ट स्टेट रहेगा. ठीक है, तो वर्टिकल एप्लीकेशन में दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स विच अप्लाई अगेंस्ट द स्टेट. वो कौन से हैं? वी हैव आर्टिकल 14 दैट इज़ द राइट टू इक्वालिटी, देन वी हैव आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, सो और अगर हम हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन देख लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो सबसे बड़ा आ जाएगा आर्टिकल 17 दैट इज़ abolition of untouchability. ठीक है, सो दैट इज़ वन बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस. देन आर्टिकल 15 में भी देर वो होता है कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, दैट इज़ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन. ठीक है, सो बस ये आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या क्या है ना. एंड वन थिंग विच यू शुड बी नोइंग इज़ दैट जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सारे ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड बी नोइंग. Next, we'll be looking at the amendability of fundamental rights. So we have Shankari Prasad case, Golaknath case, Keshav Nanda Bharti case, Minerva Mills and IR Coelho case. In सब में they had determined whether or not fundamental rights are amendable or not. So जो first case हुआ था शंकरी प्रसाद case of 1951, इसमें parliament it was decided that the parliament has the right to amend fundamental rights. ठीक है, फिर गोलकनाथ केस में बोल दिया था कि नहीं इट दे कैन नॉट बी अमेंडेड. फिर केशव नंदा भारती केस में बोला था कि दे कैन बी अमेंडेड एज लॉन्ग एज द बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट टच्ड. ठीक है, फिर मिनर्वा मिल्स केस में सेम चीज़ रिपीट कर दिया, है ना. एंड फिर क्या करा IR कोएलो केस में दे सेड दैट 9th शेड्यूल इज़ ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, तो ये सब सिंपल है. वी हैव रेड अबाउट दिस इन द video on amendability. I have made a video on amendability on this channel itself, or on constitutional amendments. Constitutional amendments करके एक video है. It is on this channel itself. You can refer to that, wherein
दिस थिंग हैज़ बीन thoroughly covered. ठीक है. सो ये हमें पता चल गया गोलकनाथ केस. शंकरी प्रसाद केस में नहीं कर पार्लियामेंट को दे दिया था पावर, और गोलकनाथ केस में बोल दिया था कि नहीं, यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी पे सारे जो क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में वो थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस इज, ये वाजीराम एंड रवि का वो है, नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना. तो उसमें ऐसे दिया है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. Consider the following statements. The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16, Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration. See, we'll first read about these rights and then it will make more sense to us. ठीक है, तो ये सारे rights को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद we'll come back to the questions. And घटना चक्र तो कर ही रहे हैं हम लोग, है ना. सो आर्टिकल 14 वैसे है क्या. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें दिया है. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया है एंड एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया है. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ. इसमें क्या आएगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव कंसेप्ट, है ना. आपको पता ही होगा, है ना कि इट इज़ अ नेगेटिव कंसेप्ट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें द स्टेट का जो फंक्शन है इट इज़ बीइंग व्यूड नेगेटिवली, वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या कर रहे हैं, स्टेट विल एक्ट एज अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल इंश्योर दैट देर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग्स पीपल, है ना. तो इक्विटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए दे विल कैरी आउट एफॉर्मेटिव एक्शन. ठीक है, सो दैट कम्स अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, इट हैज ब्रिटिश ओरिजिन. ठीक है, इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड प्रिविलेजेस. ठीक है, और देयर इज नो पर्सन हु इज अबव द लॉ. नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. दिस हैज अमेरिकन ओरिजिन and it is considered to be a positive concept. It means equal treatment under equal circumstances, both in privileges conferred and liability imposed. तो इसमें वो रहेगा कि like should be treated like without any discrimination. And the concept of affirmative action, that also stems from this. Affirmative action मतलब कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो स्टेट करती है ना उसको affirmative action बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रीजनेबल क्लासिफिकेशन. तो आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेंशन्ड. सो इट prohibits class legislation and permits reasonable classification of persons, objects and transactions by law, and classification should not be arbitrary, artificial और evasive. तो कोई लॉ बनाया है अगर आपने wherein reasonable classifications have been mentioned, then that will be applicable to article 14. ठीक है. So these are the restrictions which are applicable on Article 14. कि कुछ भी reasonable classification है, it permits reasonable classification by law. ठीक है. नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ. सो जो रूल ऑफ लॉ है it is considered to be a part of the basic structure of the constitution. ठीक है, as embodied in Article 14. ठीक है, और ये एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. कोई भी सवाल आएगा ना आपको यूजुअली यूपीएससी में पूछते हैं कि हैज़ दिस बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जनरली इट इज़ नो, द आंसर इज़ नो. ठीक है, ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को. ठीक है. नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था. एंड देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. रूल ऑफ लॉ में देर आर 3 एलिमेंट्स. एक तो होता है कि देर इज एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर. ठीक है, उसको बोलेंगे रूल ऑफ लॉ. फिर किस चीज़ को बोलेंगे, अगर देर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट ऑल्सो कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ.
देन प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट ऑल्सो कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ विच वर गिवन बाय A.V. डाइसी. ठीक है. नेक्स्ट वील लुक एट द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, दे हैव सर्टन इम्यूनिटीज़, है ना. दे हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट अरेस्ट, है ना. अरेस्ट है, इम्प्रिजनमेंट भी अलाउड नहीं है उन लोगों को. देन ये जैसे यहाँ पे दिया है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए दे नीड टू बी गिवन अ 2 months नोटिस. ठीक है. देन देयर कैन बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. देन दे आर ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्ट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और ऑफिस. ठीक है, सो दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्ट्स. ठीक है. सो ऑल ऑफ this these are examples of exceptions to Article 14. So these are immunities which are given, which are extended to the President and Governor under Article 361. And how will you remember this? 361 1 से क्या होता है? इम्यूनिटी. 1 और आई सिमिलर दिखते हैं ना, तो वैसे लर्न कर सकते हैं, है ना. और बस इतना ही काफ़ी है. ठीक है. देन 36 ऐसे ही आप लर्न कर लो. पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस. सो यू माइट बी नोइंग दैट वो होता है एक तो आर्टिकल 1045 और 194 के अंडर MPs और MLAs को दे हैव इम्यूनिटी फॉर एनी स्पीच विच दे मेक इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. और इवन इफ दे वोट, even that is immune from any civil or criminal proceedings. ठीक है. Then similarly article 361A है, wherein true reports of parliamentary proceedings are protected from civil or criminal court proceedings. ठीक है. तो एक तो जो वो लोग बोलेंगे वहाँ पे या वोट देंगे या any report of those parliamentary proceedings, all of those are immune from any civil or criminal proceedings. So this comes under Article 361A. So this thing you should be knowing. This is very important. ठीक है. And again you need to know the article numbers because nowadays they are asking very factual questions as well. So it will be good if you are able to remember this. क्या है? Article 105 और Article 194, है ना. तो ये तो हमें पता है 89 ऐड करने से आ जाएगा 194, है ना. सेंटर वाले आर्टिकल्स, यूनियन वाले में इफ़ यू ऐड 89 यू विल गेट स्टेट वाले आर्टिकल्स, है ना. और 105 कैसे लर्न करेंगे? इम्यूनिटी से हमको लिंक करना है इसको, इम्यूनिटी ऑफ स्पीच. ठीक है. तो ऐसे हो जाएगा 105. तो ये किससे आई, कैसे 1 कैसे दिख रहा है? आई जैसे. 0 दिख रहा है ऑफ, एंड 5 looks like S. So this means immunity of तो नहीं, for होना चाहिए, but ठीक है. Immunity for speeches made in the parliament, speech या vote या reports. ठीक है. So that way you can remember this. Then 361 तो आपको पहले भी पता है, immunity से related ही था, है ना. तो उसी में reports का भी आ रहा है. ठीक है. Next you have diplomatic immunity is given to फॉरेन सोवरेन्स और अम्बेसडर्स और जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिया में, दे हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. ठीक है. सो अंडर दोज दे दे एंजॉय अ लॉट ऑफ राइट्स. ठीक है. तो उनको दे आर, एक तो उनको जैसे अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट देम. ठीक है. सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके पास अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि जो DPSPs में 39C है, 39B और 39C, जिससे 9th शेड्यूल बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का. अंडर दैट व्हाट हैपेंस इज, जो भी लॉज विच आर अंडर द 9th शेड्यूल दे आर इम्यून फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. ऐसे इनिशियली था, बट IR कोएलो केस के बाद में
Any law which was brought under the ninth schedule after April 24th, 1973, that was also subjected to judicial review. ठीक है, बट अर्लियर क्या था कि दीज वर सर्टन लॉज वेरिन आप यू कुड हैव गॉन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एज वेल. ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट आर्टिकल 15. सो आर्टिकल 15 आपको पता होगा क्या है. इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, that is religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. ठीक है, now one thing you should be knowing is that this applies only to citizens. आपको मैंने वैसे लर्न कराया था, बट आई विल जस्ट टेल यू वंस अगेन. पिछले वीडियो में था, मैंने लर्न कराया था. देखो आर्टिकल जो कौन से आर्टिकल्स हैं विच आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, और मतलब जो बस सिटीजन्स के पास हैं, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स कौन से हैं. 15, 16, 19, 29 एंड 30. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे एनिमी एलियंस हैं उनको आर्टिकल 22 भी नहीं है उनके पास में. ठीक है, सो ये कौन से आर्टिकल्स हैं. दीज आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स. ठीक है, एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स और जो भी लोग हैं, है ना. अपार्ट फ्रॉम दीज जो एनिमी एलियंस हैं उनको ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 22. ठीक है, दैट इज़ अरेस्ट और एंड डिटेंशन वाला, है ना. प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, वो एनिमी एलियंस को नहीं एप्लीकेबल है. ठीक है, सो अभी आर्टिकल 15 को ही देख लेते हैं. सो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 2 है, इट प्रिवेंट्स प्राइवेट सिटीजन्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर सिटीजन्स ऑन द सेम ग्राउंड. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन. ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आपको पता होना चाहिए कि इट प्रिवेंट्स प्राइवेट सिटीजन्स फ्रॉम, मतलब वो उसी का एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन का. ठीक है, बस इसमें इतना ही. रुक जाओ, आई जस्ट हाईलाइट दिस मच, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है इसमें. नाउ एग्जाम, हाँ, अभी जो बाकी क्लॉजेस हैं आर्टिकल 15 के अंडर, दिस दे टॉक अबाउट द एग्जेम्पशंस फॉर फ्रॉम, मतलब आर्टिकल 15 के जितने भी एग्जेम्पशंस हैं दोज विल बी गिवन इन द रेस्ट ऑफ द क्लॉजेस. ठीक है, सो वील लुक एट दोज एज वेल. सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3, उसके अंडर क्या है. इट गिव्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस. 15 क्लॉज 3 है ये. सो क्लॉज 3 को अगर हम लोग इन्वर्ट करके लिख दें तो W जैसे दिखता है ना, एंड W स्टैंड्स फॉर वुमेन. सो इट अलाउज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, देन 15 क्लॉज 4 देख लेते हैं. तो उसमें क्या रहेगा. इट विल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, देन SCs एंड STs एज वेल. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि दिस वाज इंक्लूडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसको कैसे लर्न करेंगे. 15 क्लॉज 4, तो एक वुमन वाला पहले हो गया, है ना, वुमन और चिल्ड्रन वाला पहले हो गया. फिर बच कौन रहा है हमारे सोसाइटी में. इट इज़ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो लोग बचे हैं, तो उन लोगों को नेक्स्ट क्लॉज में अकोमोडेट कर लिया. ठीक है, देन वी हैव SCs और STs ऑल्सो. देन आर्टिकल 15 क्लॉज 5. सो इसमें नॉर्मल पहले वुमन चिल्ड्रन को कर लिया, फिर बचे हुए लोग SC ST लोगों को रख लिया. फिर उसके बाद दे प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए बात हो रही है इसमें. एंड दिस वाज ब्रॉट वाया द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005. ठीक है, so except minority educational institutions, all the other major educational institutions have the provision for reservation.
ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 15 क्लॉज 5, तो इसको ऐसे लर्न कर लेंगे कि ऐसे कर लो कि अगर 15 सीट्स हैं तो 5 विल बी रिजर्व, ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस। आउट ऑफ 15 at least 5 will be reserved. However, if you see right now, हमारा रिजर्वेशन कितना हो गया है? 60% के आसपास हो गया है, इफ़ यू इंक्लूड EWS एज वेल, है ना? तो 60% ऑफ द सीट्स आर जनरली रिजर्व्ड राइट नाउ, ठीक है। आउट ऑफ 15 एटलीस्ट 5 आर रिजर्व्ड, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस क्लॉज एज वेल, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसके अंडर क्या है? अप टू 10% reservation in educational institutions for economically weaker sections, ठीक है। एंड दिस वाज ब्रॉट वाया द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन एंड 10% is in addition to the existing reservations, and it is based on the recommendations of the Sinho Commission. This is very important. कि सिन्हो कमीशन जो थे उन्होंने दे हैड सजेस्टेड दिस, ठीक है। तो सिन से आप कर लीजिए इनको लिंक, एंड 10% इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, ठीक है। सो EWS है, हाँ, इनको सिन से कैसे लिंक करेंगे हम लोग कि प्रीवियसली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उनको रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा था, इवन दो दे वर इन वेरी डायर स्ट्रेट्स, ठीक है। तो वो वैसे कर लो कि इट वाज अ सिन कि इनको नहीं मिल रहा था पहले रिजर्वेशन, और इन्होंने सिन्हो कमीशन ने आके उनको भी रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। EWS का जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 3 लुक्स लाइक ई, है ना? तो वैसे करके कर सकते हैं, इन्वर्टेड E3 बन जाता है, तो EWS 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट यू नीड टू लर्न आर्टिकल 15 क्लॉज 6, उसको कैसे लिंक करेंगे? ये 3 का ही डबल इज 6, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15 इज रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। इफ़ नॉट ऐसे कर लो EWS, यहाँ पे E3 जैसा दिख रहा है, W भी 3 जैसा दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करके 6 बनता है, सो दैट वे यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। सो 15 हो गया आर्टिकल। Next, Article 16, it is equality of opportunity in public employment or appointment under the state. So, equality of opportunity, and even this is only applicable to citizens only. So, इसका जो clause 2 है वो देख लेते हैं. Article 16 clause 2, it prohibits discrimination in public appointment on grounds of RRCS, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, ठीक है। तो इसमें हमें जैसे 15 में RRCSP था, उसके अलावा एक डिसेंट भी आ जाता है एंड एक और आ जाता है, दैट इज रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा RRCSP प्लस DR, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि उसका जो 16 क्लॉज 2 है दैट इज सिमिलर टू आर्टिकल 15 बट विद दिस आर्टिकल 15 का जो RRCSP बट विद डिसेंट एंड R, दैट इज रेजिडेंस ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव exceptions. So certain scientific and technical posts may be excluded when it comes to equality of opportunity, ठीक है। तो ये this thing you should be remembering properly, that certain scientific and technical posts may be excluded, ठीक है। नाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस क्या क्या हैं? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में क्या है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सर्टन पोस्ट्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल
Public Employment Residence Act of 1957 which was enacted but it lapsed in 1974. Similarly कोई states में जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह में they have provisions for offering employment only to the locals. ठीक है, so that is an example of how residence ये exemption है कि they can prescribe residence, parliament can prescribe residence as a qualification for certain posts. ठीक है, so this is very important. And how will you remember this? इसको हमें हाँ वैसे कर लो आप, जैसे 16 clause 3 है ना, 16 clause 3, अभी 3 को अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखता है, ऐसे. ठीक है, सो दिस लुक्स लाइक आर, सो इससे आप रेजिडेंस को लिंक कर सकते हो. ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 16 clause 4. It refers to the reservation for services under the state for backward classes, SCs, STs, etc. limited by Article 335 regarding administrative efficiency. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ 16 clause 4 में क्या है. वही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, देन SC ST ये सब लोग. ठीक है, तो पुराने वाले आर्टिकल 15 clause 4 में भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस थे एंड यहाँ पे भी उन्हीं लोगों के लिए हैं. ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए देर आर रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज. ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग. तो दोनों का जो 4 है आर्टिकल 16 clause 4 and Article 15 clause 4 both are related to SEBCs and SCSTs. ठीक है, और इसमें एक कंडीशन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड. उतना ही रिजर्वेशन करो जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, एंड द कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 335. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि आर्टिकल 335 इज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 335. ठीक है, जो दोनों 3 हैं दे लुक लाइक ई, सो ई से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 2 बार बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी शुड नॉट बी लिमिटेड ना, एफिशिएंसी शुड नॉट बिकम स्मॉल. 5 से स्मॉल कर लो आप लोग, है ना, सो दैट विल बी ईजियर टू रिमेंबर. सो एफिशिएंसी शुड नॉट बिकम स्मॉल. ठीक है, ऐसे करके आर्टिकल 335 में दिया है. देन आर्टिकल 16 clause 4A देख लेते हैं. इट रेफर्स टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन with consequential seniority for SC and STs, and this was brought via the 77th Constitutional Amendment Act. ठीक है, तो वंस दे गेट इन टू द सर्विस, है ना, उन लोगों को सर्विस में रिजर्वेशन मिल गया. उसके बाद में विद इन द सर्विस ऑल्सो दे विल बी गेटिंग रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 15 लोग हैं, दे आर सिमिलर इन सर्विस, मतलब सर्विस ड्यूरेशन सबका सिमिलर है, बट उसमें से जो भी SC ST लोग रहेंगे दे विल बी having a separate reservation in promotion and they will be giving preference when it comes to promotion. ठीक है, तो this has been mentioned in Article 16 clause 4A. ठीक है, so this also you need to remember कि ये भी SC जो भी क्लॉज 4 है, इवन 15 का और 16 का भी, इट इज़ रिलेटेड टू SEBCs. ठीक है, तो यहाँ पे 4 में था कि रिजर्वेशन देंगे, 4A में दे दिया कि प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन दे देंगे विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एज वेल. ठीक है, देन यू हैव 4B. 4B में भी वही दिया है, उसमें दे गेव द कैरी फॉरवर्ड रूल. दैट इज़ इफ़ सफिशेंट पीपल आर, मतलब सफिशेंट ये SC STs हैव नॉट फिल्ड द सीट्स, मतलब इतनी वैकेंसी थी SC ST की और वो नहीं भरी, देन दिस वैकेंसी विल बी कैरीड फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो ये रूल दिया था 16 clause 4B में एंड दिस वॉज ब्रॉट वाया द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, जो हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनके लिए ट्रिक्स हमने
अच्छे से सेपरेटली वी हैव स्टडीड अबाउट देम इन द वीडियो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, सो यू कैन रेफर टू दैट फॉर लर्निंग द ट्रिक्स फॉर रिमेम्बरिंग दीज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो वो वहाँ से देख सकते हो आप. बाकी के ट्रिक्स आई एम गिविंग ओवर हियर ओनली. देन आर्टिकल 16 क्लॉज 5, religious or denominational institutions can require employees to belong to that religion. ठीक है, तो इसमें वो दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू माइट बी नोइंग, जैसे आर्मी वगैरह में भी देर आर सर्टन पोस्ट्स फॉर रिलीजियस लीडर्स. सो जो वहाँ पे उनका सर्वधर्म स्थल वगैरह होता है, जैसे वहाँ पे टेम्पल रहेगा, एक मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा, देन दे विल ऑल्सो हैव अ चर्च एज वेल एज अ मॉस्क. ठीक है, छोटा सा मॉस्क है ना, हर उनके हर यूनिट में रहता है, चारों चीज़ें रहेंगी. सो फॉर दोज थिंग्स दे नीड रिलीजियस लीडर्स. लीडर्स नहीं, रिलीजियस वो होना चाहिए, समवन हु नोज हु हैज़ नॉलेज अबाउट द रिलीजन. ठीक है, उसके लिए दे रिक्वायर देर इज़ अ प्रोविज़न के किसी भी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुरुद्वारे का दे वांट ज्ञानी जी चाहिए उनको, है ना. तो जो उनका वैकेंसी आएगा उसमें इट विल बी मेंशन दैट ओनली 6 कैन अप्लाई. ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर क्या होता है, टेम्पल टेम्पल मंदिर के लिए चाहिए तो ओनली हिंदूज कैन अप्लाई टू दैट वैकेंसी. ठीक है, और हिंदूज़ में भी उन्होंने दे हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस विच विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो सब रहता है. ठीक है, तो उस केस में देर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन रिलीजन. ठीक है, सो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 is regarding religious or denominational institutions, is regarding how religious or denominational institutions can require employees to belong to that religion. ठीक है, तो 16 क्लॉज 5 आप याद रखिएगा, रिलीजन से रिलेटेड है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए रिजर्वेशन कैन बी देयर. ठीक है, रिजर्वेशन नहीं मतलब स्पेसिफिक वो रह सकता है कि इस जॉब में ओनली दिस रिलीजन के पीपल कैन अप्लाई. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस. 16 क्लॉज 5 है ना, तो 5 को हमें रिलीजन से लिंक करना है. तो हमारे इंडिया में हाउ मेनी रिलीजन्स आर देयर, वी हैव 16 क्लॉज 5. 5 को लिंक करते हैं हम लोग इससे. 5 हमारे इंडिया में देर आर प्राइमरीली 4 रिलीजन्स, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस. और जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाला है, दैट विल बी मिसलेनियस. मिसलेनियस में सब लोग आ जाएंगे, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब सब लोग इसमें आ जाएंगे मिसलेनियस में. ठीक है, दे हैव अ वेरी लेस पॉपुलेशन, दैट इज़ वाई उनको हमने मिसलेनियस में डाल दिया. ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो. 5 हैं, 5 मेन रिलीजन्स हैं हमारे, वी हैव 4 मेन एंड फिफ्थ में मिसलेनियस. ठीक है, so that way you can remember 16 clause 5 is related to religion. Next है 16 clause 6. So ऊपर वाले में भी clause 6 was related to EWS and we had learned के EW का 3 plus 3 will give us 6. So 6 से EWS. Similarly यहाँ पे भी है EWS के लिए reservation in public employment. ठीक है, and this was also brought via the 103rd Constitutional Amendment Act of 2019. ठीक है, next we have article. ठीक है, we have completed article 16. The next article is article 17, abolition of untouchability and its practice in any form. So provisions क्या है, it refers to social disabilities imposed historically due to caste. तो caste discrimination काफ़ी था, है ना. सो अनटचेबिलिटी लिटरल सेंस में इसका इतना मतलब नहीं है जितना कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोशल सेंस में इसको इट इज़ बीइंग understood. ठीक है, सो untouchability as such has nowhere been defined in the constitution. ठीक है, and this article is enforceable against private individuals. ठीक है, not only the state but also the private individuals. ठीक है, enforcement क्या है, there are certain acts which have been passed by the parliament to enforce these. So first of all we have the Protection of Civil Rights Act of 1955. ठीक है,
वो इम्पॉर्टेंट है। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, दोनों एक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स। तो आई जस्ट डू दैट राइट नाउ। आई गिव सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द डेट्स। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इनमें क्या है। सी, ओरिजिनली अनटचेबिलिटी एक्ट जो था 1955 का, इट मतलब ओरिजिनली दिस वाज नोन एज द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो ये क्या क्या प्रैक्टिसेस को पनिश करेगा? इट विल पनिश प्रैक्टिसेस लाइक टेम्पल एंट्री का जो डिनाई करते हैं ना कि आप टेम्पल में ही नहीं आ सकते बिकॉज योर कास्ट इज लो, वो डिनाई करेंगे। देन गुड्स और सर्विसेज का डिनायल विल बी डन। इफ इट इज़ डन देन you are liable to be prosecuted under the प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। देन अगर किसी का इंसल्ट करा बेस्ड अपॉन देयर कास्ट, देन फोर्स्ड लेबर कराया किसी से, फोर्स्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई, है ना, फिर गार्लैंडिंग विद फुटवेयर, ये सब करते हैं पूरा सोसाइटी में ना, पुराने ज़माने में स्पेशली दिस यूज्ड टू हैपन। दीज वर फॉर्म्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस if done you will be prosecuted under the protection of civil rights act of 1955। ठीक है, देन वही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। इसमें क्या है? Any offense which is done under this act will be treated as a cognizable non-bailable offense and it will deny anticipatory bail। ठीक है, अभी इसमें वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू व्हाट कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो रहेगा कि इट इज़ कंसिडर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि इट इज़ अ वेरी सीरियस क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब उसको कॉग्नाइज कर सकते हैं। यू कैन इंश्योर तो नहीं, यू कैन रिकग्नाइज दैट इट इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई जस्ट राइट इट डाउन, वेरी सीरियस क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके केस में क्या रहेगा? द पुलिस कैन अरेस्ट द अक्यूज विदाउट अ वारंट एंड initiate an investigation without the magistrate's prior permission। ठीक है, तो वो भी आई जस्ट राइट इट डाउन, विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है। एंड सेकेंडली without investigation without magistrate's permission। Without magistrate's permission। ठीक है, ये रहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर भी कोई इफ़ यू डू समथिंग देन इट विल बी नोन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, और नॉन बेलेबल है तो मतलब बेल नहीं ले सकते इस चीज़ पे। फिर इट डिनाइज एंटिसिपेटरी बेल एज वेल, सो दैट इज़ क्वाइट बिग। सो इट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, and you'll have to go to some special courts for ensuring speedy trials, that is within 2 months, and no preliminary inquiry is mandatory for registering FIR, protection of witnesses and mandatory compensation to victims। ठीक है, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस जैसे ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस? एक तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है वो 1955 का है। ठीक है, तो 1955 में इसको ऐसे लर्न कर लो, 1955 इसका जो लोअर पोर्शन है 5 का दैट लुक्स लाइक सी,
है ना। तो सी से आप सिविल राइट्स एक्ट को लिंक कर लो, सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। एंड when it comes to this one, scheduled castes and scheduled tribes act of 1989, prevention of atrocities act। तो देखो इसमें कैसे कर सकते हो आप, 1989 इसका जो 8 है वो दो एसेस को बना, ऐसे एक एस ऐसा और एक एस ऐसा, इन दोनों को बना के 8 बन जाएगा, है ना। उससे SC ST यू कैन लिंक इट टू दैट, ठीक है। SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ वी विल बी लुकिंग एट आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो उसमें क्या है, प्रोविजंस क्या है, द स्टेट कैन नॉट कॉन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ठीक है। पुराने ज़माने में बिफोर वी हैड गॉटन इंडिपेंडेंस व्हाट यूज्ड टू हैपन, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो उनके जो किंग्स या रूलर्स होते थे, दे यूज्ड टू हैव certain titles attached to their names, ठीक है। एंड these titles used to मतलब सेपरेट देम फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। तो वो हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट जाता है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक टाइटल्स विच पीपल हैव अर्नड दोज टाइटल्स, है ना, कुछ ऐसे हेरिडिटरी वगैरह नहीं है। सिमिलरली जो मिलिट्री टाइटल्स है, इवन दे अर्न those titles are allowed except that nothing else, no other title will be conferred on anyone, ठीक है। now Indian citizens can also not accept titles from foreign states, ठीक है। This is also important, you need to know this। Next, foreigners holding office under the state cannot accept foreign titles without the president's consent। So even if there is a foreigner who's holding office under Indian country, within India, they cannot be accepting any foreign titles without president's assent। Then you have no person holding office of profit or trust under the state can accept a present or emolument or office from a foreign state without president's consent, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे कंट्री में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर है, उनको they cannot accept any emolument or present or even a title, ठीक है। तो why is this brought in, why is this provision there, in order to prevent influence from outside, है ना। क्या होगा, वो लोग उसको प्रेजेंट वगैरह देंगे, देन दे विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। कि ऐसे नहीं कि किसी बाहर वाले ने ब्राइब टाइप कुछ दे के दे आर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस विद इन आवर कंट्री, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट दिस प्रोविजन इज प्रेजेंट हियर। नाउ हेरिडिटरी टाइटल्स लाइक महाराजा, राय बहादुर, ये सब जो पहले होता था प्रिंसली स्टेट्स में, दीज आर ऑल्सो बैंड कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल अवार्ड्स देख लेते हैं। सो नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी टाइटल्स। आपने देखा होगा कि जिसको भी मिलता है दे यूजुअली ट्राई टू नहीं, मतलब दे पुट इट बिफोर और आफ्टर देयर नेम एज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। हाउएवर दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ टाइटल, ठीक है, वो नॉर्मली है ना। And they cannot be used as a prefix or a suffix. Officially they cannot be used as a prefix or a suffix, but people ऐसे मतलब informal terms में they usually say कि पद्म विभूषण ये आ रहे हैं, श्री, जो भी है ना। अब फिर national awards have been upheld as constitutional since they recognize merit under the Balaji Raghavan case। So नेशनल अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देयर वाज अ केस फॉर दिस बालाजी राघवन केस, उसके अंडर दे हैव बीन अपहेल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो है, ठीक है। दे वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 एंड
दे वर डिसकंटिन्यूड ट्वाइस एज वेल। जो नेशनल अवार्ड्स हैं, एक बार तो हुआ था कि 1977 से 80 तक दे वर डिसकंटिन्यूड। देखो 1975 में एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड है ना, उसके 2 साल कुछ चला था इमरजेंसी, उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर। दे हैड डिसकंटिन्यूड इट टेम्परेरीली। ठीक है, सो 1977 से 1980 it was discontinued. Then it was also suspended during mid 1992 when, due to two PILs in High Court, Supreme Court had affirmed that awards were not titles. ठीक है, and they were reinstated fully in 1997. ठीक है, तो 1992 में देयर वाज अ कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब एक हो गया था केस के ये टाइटल्स दे रहे हैं आप, है ना। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो, दिस इज नॉट अ टाइटल, दे आर जस्ट अवार्ड्स एंड दे आर बीइंग गिवन ऑन मेरिट। ठीक है, सो इट वाज अगेन रीइंस्टेटेड इन 1997। ठीक है, तो वही 1992 से 97 के लिए भी बंद हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो 97 से आई एम सॉरी 1977 से 80, दैट इज़ इमरजेंसी वाले टाइम में, आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी के बाद में, आफ्टर इमरजेंसी। एंड सेकेंड हुआ था 92 से 97। सो इसको कैसे लर्न करेंगे, 91 में वी हैड द एलपीजी रिफॉर्म्स, उसके बाद में ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम भारत रत्न पर ईयर कितने हैं, 3। और मैक्सिमम पद्मा अवार्ड्स पर ईयर कितने दे सकते हैं, 120। ठीक है, सो हाउ एवर देयर वर सम एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स। 2024 में गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड 5 भारत रत्नास। ठीक है, और कौन कौन थे, एम एस स्वामीनाथन हु वाज अ फेमस साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और वैसे भी। देन पीवी नरसिम्हा राव, उनको मिला था। चौधरी चरण सिंह जी को मिला था, दीज वर पोस्ट्यूमस। देन कर्पूरी ठाकुर और एल के आडवाणी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर गिवन भारत रत्नास। ठीक है, 1999 में ऑल्सो द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड 4 भारत रत्न अवार्ड्स। सो किस किस को, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदलोई एंड रविशंकर। ठीक है, एक बार जो कर्पूरी ठाकुर है वो कौन थे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उनको दिया था भारत रत्न 2024 में। ठीक है, सो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर दीज नेम्स। 2 बार पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इफ दिस, रिकग्नाइज इट इन द ऑप्शंस इफ इट ऑल दिस इज आस्क्ड। ठीक है, तो 24 वाले कौन कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम पी वी नरसिम्हा राव 91 के एलपीजी रिफॉर्म्स वाले, चौधरी चरण सिंह, ही वॉज द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑल्सो टेम्परेरीली। चौधरी चरण सिंह, हाँ, ही वॉज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, and he had been the prime minister from 1979 to 1980। ठीक है, देन उनके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी, ही वॉज द सीएम ऑफ बिहार, एंड एल के अडवाणी इज़ अ फेमस पॉलिटिकल फिगर। ठीक है, तो ये सब हमें पता है। सो दिस वॉज इन 2024। और 1999 वाला भी देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण, अगेन ही वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल फिगर। ठीक है, उनके अंडर ही वो, मतलब उनके वजह से ही इट इज़ कंसिडर्ड कि इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड। ठीक है, देन अमर्त्य सेन पता है, फेमस इकोनॉमिस्ट। देन वी हैव गोपीनाथ बोरदलोई। सो गोपीनाथ बोरदलोई वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ठीक है, और बस इतना ही पता है उनके बारे में। एंड देन देयर वाज रविशंकर जी। रविशंकर, हाँ, ये उनकी बात हो रही है, ही वॉज अ फेमस इंडियन कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र थे, एंड सितार बजाते थे ये, इंडियन सितारिस्ट एंड म्यूज़िक कंपोज़र थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1999।
सो हाउ विल यू रिमेंबर कि कौन से ईयर में करा है, मतलब एक्सीड करा है? एक तो अभी 2 साल पहले हुआ है, ठीक है, तो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर 2024 वाला। और एक हुआ था 2000 के 1 साल पहले, मतलब स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी के 1 साल पहले, दैट वाज इन 1999, ठीक है। देन देर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग राइट टू फ्री। अच्छा, एक हमने ऊपर भी क्वेश्चंस छोड़े थे ना अभी, रुको, वील डू दोज फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 2023 का क्वेश्चन है। दिस इज स्टेटमेंट क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has held in some judgments that the reservations policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of the efficiency of administration। ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, हमने अभी पढ़ा था, अभी नहीं, हाँ पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। सो क्या था 16 क्लॉज 4, इट वाज रिगार्डिंग SC/STs का रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड आर्टिकल 335 ऑल्सो वी हैड रेड, यहाँ पे ही है, ये रहा, ठीक है। आर्टिकल 335 इज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड 16 क्लॉज 4 क्या है, वही रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज एंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस SCs एंड STs, ठीक है। देन सिमिलरली 16 क्लॉज 4A क्या था, इट वाज रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ठीक है। तो ये पता है हमें। So the first statement here is correct. Then statement 2 क्या है, Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. This is wrong. Usually such statements are wrong. UPSC काफ़ी पूछता है कि this term is defined, properly defined in the Constitution. Usually that statement is wrong. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ का definition दिया नहीं है Constitution में, ठीक है। So again this is wrong. So the correct answer for this will be option C, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। देखो अभी आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा होगा, यूजुअली व्हाट डू पीपल से कि नहीं फैक्चुअल नहीं पूछता है UPSC, है ना। बट सी हियर, यहाँ पे आर्टिकल का बेसिकली वही पूछ लिया कि आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है, ठीक है। सो UPSC ऑल्सो आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन नाउ डेज, मतलब फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या है, एटलीस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यू शुड बी प्रॉपरली नोइंग, ठीक है, बिकॉज दे आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन नाउ डेज। अभी भी 2024 में भी एक आया था आर्टिकल 109 क्या है ना। हम लोग क्या करते हैं, वी ऑल नो कि 110 के बारे में हम सबको पता होता है, दैट इज़ मनी बिल। इवन 109 इज़ रिलेटेड टू मनी बिल, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग, है ना। देन इवन आई हैड मेड दिस मिस्टेक, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट बस आर्टिकल 110 का पता है ना, 109 कुछ और ही होगा, तो ऐसा नहीं था। सो एक्चुअल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नाउ क्वेश्चन 2, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, उसका उल्टा है। दिस इज रिगार्डिंग नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड रहता है, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज रिलेटिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, USA से लिया हुआ है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव अ लेजिस्लेशन विच, ये कब का है, 23 का क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव or the administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of Constitution of India, ठीक है। तो क्या, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ जो किसी भी अथॉरिटी को बहुत सारा अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर देगा, it will be violating which of the articles of our constitution. So this is very simple. If you understand the meaning of this statement, then it becomes very simple. क्या बोल रहा है ये,
कि किसी भी बॉडी को एक अनकंट्रोल्ड पावर दे दिया तो कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट या जो भी आर्टिकल इज बीइंग कॉन्ट्रोइंड, इट इज़ द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल। और बाकी वाले आर्टिकल्स को देख के भी यू कैन कम टू दिस कंक्लूजन, बिकॉज आर्टिकल 28 क्या है, वो रहेगा 28, 29, 30, वो वही था। आर्टिकल 28 में वो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम नहीं बोल सकते हैं, राइट अगेंस्ट अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो है ना। फिर 32 क्या है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है हमारा, वो हैबियस कॉर्पस, ये सब चीज़ें है ना। फिर आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते, सो इट हैज़ टू बी आर्टिकल 14। नेक्स्ट है आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो किस में आता है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो ये एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, उस पर सवाल पूछा हुआ है इन्होंने। दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच दे आर आस्क्ड। सो क्या क्या रहेगा रूल ऑफ लॉ में, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी डन बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस एज वेल। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू हैव नॉट रेड अबाउट ए बी डाई सी एन एस थ्योरी यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, एक तो लिमिटेशन ऑफ पावर्स रहेंगी, किसकी पावर्स पे, देयर विल बी लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट हियर, है ना। उसके बाद में इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ रहता है रूल ऑफ लॉ के केस में। देन पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये सब रूल ऑफ लॉ में नहीं रहता। ठीक है, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें उसके बारे में बात नहीं हो रही है कि सिटीजन की क्या ड्यूटी है, ये सब नहीं है। देन लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, हाँ दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, सो वी हैव डन आर्टिकल, जो सारे राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स हैं ना, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, सो वी हैव completed those. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द आर्टिकल्स रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, पहले ही पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले यू हैव राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, एंड इसमें वन थिंग विच यू शुड बी नोइंग इज दैट फ्रीडम किससे मिल रही है, ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन। ठीक है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, नॉट अवेलेबल टू मतलब नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स, या अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स। जैसे जो हमने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाला पढ़ा था, दैट वाज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स एज वेल, वेराज यहाँ पे जो राइट टू फ्रीडम है, इट इज़ ओनली सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स और कंपनीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें पता है वैसे भी कौन से थे, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे करके हमने लर्न करा था। दीज आर आर्टिकल्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, नॉट टू द फॉरेनर्स। ठीक है, इन एडिशन टू दिस जो एनिमी एलियंस होता है उनको आर्टिकल 22 भी नहीं एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, वो एनिमी एलियंस के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1) ए, क्लॉज ए। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देर आर वेरियस क्लॉजेज, उसमें अलग अलग फ्रीडम्स का मैंशनड है। सो फर्स्ट वन इज क्लॉज ए, उसमें रहेगा जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इट विल बी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज,
राइट अगेंस्ट टैपिंग, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भी आता है कि आप दूसरों का ऐसे फ़ोन टैप करके नहीं सुन रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस। ऐसे जो थोड़ा सा यूनिक चीज़ है उस पर दे यूजली आस्क क्वेश्चंस। देन राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो, दिस ऑल्सो कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट स्ट्राइक। ठीक है, तो राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है हमारे पास, however right to strike has not been included in freedom of speech and expression. ठीक है, now it also includes freedom of voting, however this is different from the right to vote, बस freedom of voting भी present है। ठीक है, अब इसके there are certain restrictions as well and you should know the grounds for restrictions. First of all, एक तो है कि sovereignty and integrity of India should not be affected by your speech or expression। ठीक है, नहीं तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को भी कॉन्ट्रोवीन नहीं करना चाहिए। देन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। ठीक है, फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, है ना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटिंग समवन टू एन ऑफेंस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड कुछ कुछ जो इनके क्लॉजेज है इस पे पीपल व्हाट दे डू, इसको फिर ऐसे ही मिसयूज़ करते हैं कि ये आप इस चीज़ के अंदर इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज इट का यू आर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दें कि आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, सो दीज क्लॉजेज आर ऑफन यूज फॉर unfairly clamping down upon freedom of speech and expression। ठीक है, you need to know these restrictions, क्या क्या है, sovereignty and integrity, security of state, friendly relations with foreigners, public order, decency, morality, contempt of court, defamation or incitement to an offense, these are the restrictions on grounds for restrictions on freedom of speech and expression। ठीक है, now we'll be looking at article 19 clause b। तो उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो, पीसफुल असेंबली, असेंबली का जो देयर इज अ बी इन इट, है ना, तो उससे आप क्लॉज बी को लिंक कर लो। ठीक है, असेंबली, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ इसमें क्या हो रहा है, इट इंक्लूड्स मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है बट राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट या कैरी आउट एनी प्रोसेशन ये है हमारे पास में। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे शायद आ भी चुका है क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर। तो रिस्ट्रिक्शंस के भी ग्राउंड्स हैं इसमें अगेन, एंड द ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस आर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो अभी सवाल क्या पूछेंगे आपको पेपर में, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज बी में is decency and morality one of the restriction के grounds, so that the answer will be no। ठीक है, यहाँ पे बस दो restrictions के grounds हैं, एक तो sovereignty and integrity, दूसरा है public order। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा restrictions के grounds थे those were in clause A। ठीक है, so this thing you should be remembering, इस पे they can ask a question। ठीक है, next है, so we have done assembly वाला, then you have article 19 clause C। This is freedom to form associations, unions or cooperative societies। ठीक है, so again this is also important and how will you remember this, cooperative societies को C से link, C यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो link this with cooperative societies। ठीक है, that way you can remember this। So freedom to form associations, unions or cooperative societies comes in under article 19 clause C।
It includes the right to form political parties, groups, etc. ठीक है. However, it does not right of not to join any association भी है इसमें कि अगर मेरे को कोई association नहीं join करना है, so no one can force me to join an association. ठीक है. So this is very important thing which has been mentioned, that right of not to join any association is also included in Article 19 Clause C. ठीक है. ये हो गया. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको पता है कि इट वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू obtain recognition फ्रॉम एनी एसोसिएशन. ठीक है. डज नॉट इंक्लूड राइट टू obtain recognition फ्रॉम एनी एसोसिएशन, फ्रॉम एन एसोसिएशन. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड क्या क्या है? sovereignty and integrity of India, public order and morality. ठीक है. All these three are the grounds for restrictions. Now again कोई restriction वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि contempt of court भी एक ग्राउंड है, तो नहीं, वो नहीं है. that is only clause A. यहाँ पे morality, public order and sovereignty and integrity of India are the grounds for restrictions. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज डी. So, Article 19, Clause D. So, it is regarding freedom to move freely throughout the territory of India. ठीक है. सो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, डी डी ऐसे पाथवे जैसा दिख रहा है ना, कि पहले यहाँ गए फिर ऊपर चले गए. ठीक है. सो वैसे करके रिमेंबर कर लो. टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और इसमें ओनली इंटरनल मूवमेंट इज़ कवर्ड. बाहर जाने का मूवमेंट इज़, एक्सटर्नल मूवमेंट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आर्टिकल 21 के अंडर फ्रीडम फॉर इंटरनल मूवमेंट है कि एक्सटर्नल मूवमेंट है. सो यू नीड टू नो दैट. ठीक है. रिस्ट्रिक्शंस के भी देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस एज वेल. फर्स्ट वन है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है. एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार में कुछ ट्राइब्स हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दोज ट्राइब्स, हम नॉर्मल जो सिविलियंस हम लोग हैं, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू दोज आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. इन ऑर्डर टू हेल्प देम प्रिजर्व देयर कल्चर. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, कि कोई डेंजरस लोकेशन है तो वहाँ नहीं जाने देंगे. बस दोज आर द टू रिस्ट्रिक्शंस हियर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 19(1)(e). सो इट इज़ फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. तो रिसाइड का जो ई है, वेट अ सेकेंड, RESIDE, रिसाइड, उसका जो ई है, और ये 19(1)(e), you can connect those and remember this. So freedom to reside and settle in any part of the territory of India. इसके grounds of restrictions क्या है? Interest of general public and protection of the interests of scheduled tribes. So 19D और 19 clause E में there are the same restrictions which have been put. ठीक है. So that thing you should be knowing. Next है 19 clause G. सो इसमें क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है. इसमें हाउएवर देयर इज़ नो राइट फॉर डूइंग इमोरल ट्रेड और डेंजरस एक्टिविटीज़. ठीक है. वो सब का राइट नहीं रहेगा. एंड द स्टेट में रन एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस इंक्लूडिंग एज अ कंप्लीट और पार्शियल मोनोपोली. सो ये भी एक एक्सेप्शन है कि ऐसे नहीं कि अगर गवर्नमेंट, जैसे आपके पास एक बिस्किट्स की फैक्ट्री है. ठीक है. नाउ इफ़ गवर्नमेंट ऑल्सो ओपन्स अ बिस्किट्स फैक्ट्री, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट सेइंग कि ये हमारा इससे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट आवर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. ठीक है. सो दैट विल नॉट apply because the state can run any trade, business,
इंडस्ट्री और सर्विस। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स भी हैं कुछ। सो रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल द आर्टिकल्स नाउ। आई एम सॉरी, ऑल द आर्टिकल्स इन आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट वील बी मूविंग टू आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टन ऑफेंसेस। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स नॉट ओनली सिटीजन्स। हमें पता है कि जो ओनली सिटीजन्स वाले हैं वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस, हिंदी में लर्न करना विल बी ईजियर। ठीक है, देन आर्टिकल 20 को देख लेते हैं इसमें। और आर्टिकल 22 में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। आर्टिकल 22 देखो, इसमें वैसे पहले क्या होता है, अगर आप किसी ने कोई क्राइम किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन, ये जिसने भी क्राइम करा है, इनको पहले अरेस्ट करेंगे और उसके बाद में दिस पर्सन विल बी कन्विक्टेड और एक्विटेड, जो भी। ठीक है, तो पहले अरेस्ट होता है और उसके बाद में कन्विक्शन वगैरह होता है। ठीक है, पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें उल्टा दिया हुआ है। उसमें पहले कन्विक्शन का दिया है आर्टिकल 20 में, और बाद में आर्टिकल 22 में अरेस्ट के बारे में दिया है। ठीक है, सो ये ऐसे लर्न करने के लिए मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स में उल्टा, पहले कन्विक्शन के ऊपर है और फिर बाद में आर्टिकल 22 के अंडर इट इज़ रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, नाउ आर्टिकल 20 देख लेते हैं पहले। कन्विक्शन अगर करना है किसी को, सो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सो एनीवन हु गेट्स कन्विक्टेड हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उनको कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज ओनली टू सिविल क्रिमिनल लॉज, नॉट सिविल लॉज, एंड देयर इज़ नो इम्यूनिटी व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने जनवरी 1 को कोई एक्टिविटी करा, है ना, जनवरी 1 को कुछ भी एक्टिविटी करा, और जनवरी 2 को द गवर्नमेंट कम्स अप विद एक्ट या नोटिफिकेशन कि दिस एक्टिविटी इज़ अ क्राइम। ठीक है, तो जनवरी 3 को कोई आके उस पर्सन को, ये जो पर्सन है ए, इसको अरेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज व्हेन दिस पर्सन हैड डन दिस एक्टिविटी देन इट वाज नॉट अ क्राइम। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये ऐसे नहीं कि पुराना वाला लॉ को ऐसे कर देंगे कि आपने पहले एक्ट करा है सो यू आर लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। एंड दिस अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज में आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले कोई एक्टिविटी करा है तो बाद में इफ इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, देन पुराने एक्ट्स पे भी इट विल बी एप्लीकेबल। क्रिमिनल लॉज के केस में दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फैक्ट के ओनली क्रिमिनल लॉज के लिए होता है, नॉट सिविल लॉज। ठीक है, नेक्स्ट उनके पास एक और राइट है, नो डबल ज्योपार्डी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें, तीन राइट्स होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन के केस में। फर्स्ट वाज नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, सेकेंड विल बी नो डबल ज्योपार्डी। सो डबल ज्योपार्डी के केस में क्या रहेगा? दिस विल अप्लाई ओनली टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड नॉट एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। ठीक है, डबल ज्योपार्डी का मतलब होता है कि एक ही कोई एक्टिविटी करा है उसके लिए दो बार उसको पनिशमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डबल ज्योपार्डी। ठीक है, सो वो दैट विल नॉट हैपन, है ना, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू proceedings before a judicial tribunal, not applicable to departmental or administrative proceedings. So this is very important. ठीक है, नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो इसमें दिस कम्स अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो इसमें क्या है? सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब कि अपने खुद के खिलाफ यू आर गिविंग प्रूफ्स। ठीक है, तो ये ऐसा करना
will it does not stand in the court of law. मतलब कि कोई ये ए है, ये ऐसे नहीं कि इसको फोर्स करेंगे कोर्ट में जाके कि खुद के खिलाफ आप वो दे दीजिए, प्रूफ दीजिए, ठीक है। तो अपने आप को नहीं जो पार्टी वो करना है, इंक्रिमिनेट करना है, ठीक है। सो अगेंस्ट दिस ऑल्सो अप्लाइज ओनली अगेंस्ट क्रिमिनल लॉज, ठीक है, नॉट सिविल लॉज, and it covers both oral as well as documentary evidence. However, it does not cover thumb impression, specimen, signature, blood samples, compulsory body examination. मतलब कि क्या हुआ, दिस पर्सन कैन बी गिविंग थंब सैम्पल्स, थंब इम्प्रेशन दे सकता है कि कोई क्राइम सीन पे उसका थंब इम्प्रेशन मिला है, तो इट कैन बी मैच, दैट विल बी अलाउड। बट ऐसे नहीं कि वो खुद ही बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया है, ठीक है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उनको ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कहीं पे भी कि दे गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्व्स ओनली, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन अलाउड है, स्पेसिमेन सिग्नेचर अलाउड है, ब्लड सैंपल्स एंड बॉडी एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ दैट इज़ अलाउड। देन जो नार्को टेस्ट होते हैं इनवॉलेंटरी वाले, उसमें वो बेहोश करके कुछ भी पूछते रहते हैं, दोज आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। वॉलंटरी वाले आर allowed, involuntary one are illegal and unconstitutional, and the information which has been obtained from even the voluntary narco tests is not admissible in the court of law, ठीक है। तो नार्को टेस्ट को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, पुलिस जनरली यूजेज इट टू कलेक्ट एविडेंस, ठीक है। तो वैसे दिस इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज एन एविडेंस बट इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एविडेंस, कि वो जो क्रिमिनल है उससे पूछ लेंगे कि कहाँ पे कुछ छुपा है आपने, वेपन वगैरह कहाँ छुपा है, एंड दे विल गो एंड कलेक्ट दैट जो भी है, ठीक है। सो इट कैन बी यूज फॉर कलेक्टिंग एविडेंस बट इट डज नॉट एक्ट एज एन एविडेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। एंड दिस वाज ये जो है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दिस वाज सेड इन SC इन बाय सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो दिस अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है। तो आर्टिकल 21 इट इनकम्पासेस अ नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। तो जैसे आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर राइट्स एज वेल। वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ स्पेसिफाइड कि और क्या क्या चीज़ें आती हैं आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 21 डज नॉट इंश्योर ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस बट रादर इट इंक्लूड्स लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपैंडेड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इसको काफ़ी सारा इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसका अगर हम सब्सटेंटिव राइट्स के टर्म में देखें तो क्या क्या राइट्स उसके अंडर आते हैं, एक तो वही है राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, देन राइट टू लाइवलीहुड, right to shelter and basic civic amenities, right to health and medical care, including emergency treatment, then right to clean and pollution free environment, ठीक है। फिर right to education, later it was made explicit via the article 21A, तो ये अभी उसमें आता है 21A में आता है। फिर right to education वही हो गया, right to reputation as part of dignity, है ना। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, custodial violence and degrading treatment, so this is very important, this comes under right to life and liberty only, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी इसी में डाल रहे हैं बट वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो जस्ट से दैट इट कम्स अंडर आर्टिकल 22, ठीक है। देन है राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडिंग बॉडीली इंफॉर्मेशन, informational and decisional autonomy, so all of this comes under article 21।
देन राइट टू डाई ऑल्सो कम्स अंडर राइट टू लाइफ. ठीक है. देन यू हैव पैसिव यूथनेशिया इसमें आता है. आपको पता होगा कि एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ओनली पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड इन इंडिया. ठीक है. देन वी हैव प्रोसीजरल और क्रिमिनल जस्टिस राइट्स अंडर आर्टिकल 21. तो सबसे पहले है राइट टू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर. दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21 ओनली. ठीक है. ये कुछ क्रिमिनल जस्टिस के राइट्स हैं, वो भी 21 के अंडर आते हैं. दिस यू शुड बी नोइंग. ठीक है. फिर राइट टू स्पीडी ट्रायल एट ऑल स्टेजेस, अगेन दिस कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. फिर है राइट टू फ्री लीगल एड फॉर इंडिजेंट एक्यूज्ड. ये भी आर्टिकल 21 में आएगा. वी माइट गेट कन्फ्यूज कि ये कन्विक्शन में आ जाएगा, मतलब 20 में या 22 में है, बट नहीं. दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21. Then right to fair trial and presumption of innocence, again 21. ठीक है. फिर right to bail on fair non arbitrary grounds 21 में आ रहा है. Protection from barbaric punishment and public execution again 21 में है. फिर article 21 cannot be suspended even during emergency. ठीक है. This is very important that it cannot be suspended during emergency. ठीक है. Then there are some recent expansions of Article 21. एक तो है right to digital access and inclusive digital services. ये भी 21 में ही आएगा. Then emerging right to be forgotten in digital space. This also comes in 21. फिर accessibility and disability rights as a part of dignity. ठीक है. ये भी 21 के अंदर आएगा. तो इसमें important क्या है, एक तो you should be knowing that certain criminal justice rights also come under article 21. Similarly ये पता होना चाहिए कि article 21 cannot be suspended even during emergency. ठीक है. नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये सब तो आ ही रहा है उसमें. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट वील लुक एट सम द जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21. तो सबसे पहले AK गोपालन केस हुआ था 1950 में. उसमें बोला गया था कि जो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, it is only available against arbitrary executive action and not against arbitrary legislative action. मतलब कि the executive branch of the government या of the state है ना, मतलब कि गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट एनी आर्बिट्रेरी एक्शन, उसके अगेंस्ट है आर्टिकल 21. और अगर कोई लॉ बना हुआ है, आर्बिट्रेरी लॉ लग रहा है आपको, देर यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू आर्टिकल 21. ठीक है. फिर है मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में. उसमें बोल दिया था कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, AK गोपालन केस डज नॉट होल्ड एंड आर्टिकल 21 विल बी अवेलेबल against both arbitrary executive action as well as legislative action. Thus, the concept of due process of law was introduced. Due process of law में क्या रहेगा? The concept of natural justice. मतलब जो कॉमन सेंसिकल वो चीज़ होती है ना, उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डालते हैं, कि जो हमको कॉमन सेंस से पता है कि दिस विल बी जस्टिस, दिस शुड बी हाउ थिंग्स शुड बी, है ना. ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है. सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या रहेगा? द स्टेट कैन डिप्राइव लाइफ और लिबर्टी इफ वैलिड लॉ एग्जिस्ट एंड प्रोसीजर इज फॉलोड एंड नो जुडिशियल चेक इज मेड अपॉन द फेयरनेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेयरनेस. ठीक है. तो अगर फेयरनेस की बात हो रही है, दैट कम्स अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. whereas if you're just talking about the procedure, then that will come under ये procedure established by law. ठीक है. ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर रहेगा प्लस सब्सटैंटिव फेयरनेस भी रहेगा. whereas प्रोसीजर established by law में देयर विल ओनली बी प्रोसीजर which is followed. ठीक है. इंडिया में both of these exist and when did it come into being? This idea was introduced via the Menka Gandhi case of 1978. ठीक है. So this is very important, you should be knowing this. तो और इसमें क्या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स वही थोड़े कॉमन सेंस बेस्ड प्रिंसिपल्स रहते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट वी हैव रीसेंट डेवलपमेंट्स. सो इसमें क्या आएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इट इज़ इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल. हाँ, मतलब इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम्स रहेगा. And the state is obliged to ensure digital infrastructure for all vulnerable marginalized populations under Article 14, 15, 21, and 38. Next है personality rights. देखो, rights of an individual to control unauthorized use of personal attributes. मतलब वो right to privacy type कुछ है इसमें भी, है ना. So you should be knowing कि personality rights also come under Article 21. ठीक है. तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स जैसे कि नाम, फेस, ये सब चीज़ें, इमेज, वॉइस, ऑल ऑफ दीज. एंड इट also includes publicity rights against misuse through AI, deepfakes and rogue websites. ठीक है. नेक्स्ट है पर्सनालिटी, रेपुटेशन, प्राइवेसी राइट्स. ऑल ऑफ दीज are included in this. However, they end with the person's lifetime. For example, someone is no longer there, they have died or something, तब उनका ये सारे rights will not exist anymore. ठीक है. दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये पूछ सकते हैं कि डेड इंडिविजुअल्स के राइट टू प्राइवेसी है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है. देन देयर इज द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन. ये भी है. बाइंडिंग डायरेक्शंस टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज to ensure that every school provides biodegradable sanitary napkins free of cost. फिर right to housing. So directions for revival of funds, Swami ka expansion and reforms against insolvency abuse amidst stalled reality projects. तो ये कुछ नहीं है, ये सब नहीं ज़रूरत पड़ने की. इसमें वही दिया है कि general you should be knowing that there is a right to housing as well. ठीक है. देन राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स. ये भी एक राइट है अंडर आर्टिकल 21 ओनली. ठीक है. सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड बी नोइंग. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21. नाउ दिस राइट वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. और इसको हाउ विल यू रिमेंबर दिस. जो 86 का जो 6 है, इट लुक्स लाइक एजुकेशन का ई. एंड इफ़ यू गेट एजुकेटेड, देन ये जो हमारे ज़ीरो ज़ीरो मार्क्स आते थे, तो दैट विल बिकम बेटर, विल गेट बेटर मार्क्स. ठीक है. तो ज़ीरो ज़ीरो मिला के 8 बनता है ना. सो वंस यू गेट एजुकेटेड, देन ऐसे ज़ीरो ज़ीरो मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. तो इसमें वही दिया कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन aged 6 to 14 years of age. This thing you should remember कि 6 to 14 years वाला जो एज ग्रुप है, उसका राइट इज मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. Now this was added by the 86th Constitutional Amendment Act and of 2002. और इसी के अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही आर्टिकल 45 में भी थोड़ा सा चेंजेस वर ब्रॉट. एंड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वाज एडेड अंडर द आर्टिकल 51A, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है. फिर इसको इन्फोर्समेंट कैसे किया गया था. राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज ब्रॉट इन 2009. ठीक है. तो इसमें क्या था, 25% रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स, और इन सब जगहों में ईडब्ल्यूएस और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए 25% reservation. That is, 1/4 of the students should belong to these sectors, either EWS or disadvantaged groups. ठीक है. And government would be the one who would be reimbursing all the costs incurred. अभी ये आप याद रखिए कि नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स में है ये. माइनॉरिटी स्कूल्स में देर इज़ नो सच प्रोविजन. ठीक है. नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8th.
So it was, however, amended in 2009 19 for class 5th or 8th exams to detain after failure in re-examination. ठीक है, वैसे नो डिटेंशन पॉलिसी है, बट फिफ्थ और एट्थ क्लास में इफ़ यू गिव, in case you fail, you will be eligible for a re-examination, and if you fail in that exam as well, then promotion नहीं होगा next class में. Then स्कूल के norms हैं सेक्शन 19 और 25 में pupil teacher रेशो कितना होना चाहिए, 30:1. ठीक है, so infrastructure, trained teachers, it prohibits unrecognized schools as well. ठीक है, so ये सब दिए हैं स्कूल नॉर्म्स के अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009. देन ड्रॉप आउट कैचअप के लिए भी देयर वर सम ब्रिज कोर्सेज विच वर प्रोवाइडेड, है ना, वो RT एक्ट में मेंशनड है कि एज अप्रोप्रिएट एडमिशन विद स्पेशल ट्रेनिंग टू ब्रिज लर्निंग गैप्स. ठीक है, देन नेबरहुड स्कूल नॉर्म था कि प्राइमरी स्कूल शुड बी विद इन 1 किलोमीटर and upper primary school should be within 3 kilometers of the residence of that child. ठीक है, सो ये है नेबरहुड स्कूल नॉर्म, एंड ये भी RT 2009 के अंडर ही आया है. ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. सो as the name suggests, it provides certain rights to any person who has been arrested or detained, है ना. तो इसमें क्या होगा, इट अप्लाइज टू एन अरेस्ट अंडर क्रिमिनल लॉ ओनली, नॉट सिविल लॉ. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फॉलोइंग राइट्स आर कॉन्फर्ड. तो एक तो होता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, देन राइट टू कंसल्ट द लॉयर ऑफ वन ओन चॉइस, है ना, and then the person who has been arrested has to be produced in front of a magistrate within 24 hours of being arrested. ठीक है, however this will be excluding the journey time. ठीक है, then it cannot be, the person cannot be detained beyond 24 hours without a magistrate's approval. ठीक है, now this right is not available to enemy aliens, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. This right is not available to enemy aliens and to people who have been detained under the preventive detention law. So this exception is very important. ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन में आर्टिकल 22(3) से 7 का जो क्लॉज है उसको देख लेते हैं. सो इट ग्रांट्स द फॉलोइंग सेफ गार्ड्स टू पर्सनस अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. तो सबसे पहले कि the detention can be beyond 3 months only if the advisory board approves of it. ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इट बेसिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन कोई पर्सन है, इसने कोई क्राइम तो कमिट अभी तक किया नहीं है, बट ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़. ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हिस्ट्री है. सो व्हाट विल हैपन इज दैट इफ फॉर एग्जांपल ही इज स्टेइंग इन सम सिटी. ठीक है, उस सिटी में देयर इज सम VIP मूवमेंट टेकिंग प्लेस, सम VIP इज अबाउट टू कम. सो द पुलिस, दे हैव द प्रेरोगेटिव दैट दे कैन अरेस्ट दिस पर्सन, और मतलब प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं उसको कि कुछ ये क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर दे जब VIP आएगा तो. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, एंड उसके लिए ये सारे सेफ गार्ड्स हैं कि 3 months से ज़्यादा दे कैन नॉट बी डिटेन्ड एंड अनलेस देयर इज़ एन अप्रूवल बाय अ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, सो 3 months का दिया है, यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस. नेक्स्ट है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड एक्सेप्ट फॉर मैटर्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, then there is a right to make representation against any such detention. So this person will be having a right to represent himself कि नहीं, मतलब go to the court कि मेरे को क्यों detain किया है. ठीक है, so the authorities must supply all the required documents to the person who has been detained. ठीक है, then it is not mandatory for the states to provide access to legal counsel to the person held for detention. This is very very important, that it is not mandatory for the government to provide
any legal counsel to the person who has been preventively detained. ये बहुत important है क्योंकि हमें लगता है कि पूरा टाइम पॉजिटिव चीज़ें ही रहेंगी ना गवर्नमेंट के बारे में, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट दैट लीगल काउंसिल नहीं मिलेगा उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। Now, in via the 44th Amendment Act, there were some steps taken to reduce the time period of 3 months to 2 months. पहले कितना है 3 months होता है कि within you cannot be detained with beyond 3 months. 44th Amendment Act में लाए थे कि 2 months तक करेंगे but it was not enforced. ठीक है, तो अभी भी it is 3 months. And preventive detention must not be used as a substitute for criminal prosecution or to bypass bail orders. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, so this is a generic statement, not important to remember this. ठीक है, इसमें फिर पार्लियामेंट की पावर देख लेते हैं. Parliament may prescribe cases where detention is greater than 3 months without advisory board plus मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड प्लस एडवाइजरी बोर्ड प्रोसीजर. ये सब कुछ क्या कर सकता है, इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन इट. लॉज तो नहीं, रेगुलेशंस वगैरह बनाने के लिए द पावर्स आर विद द पार्लियामेंट, ठीक है. देन legislative power with respect to preventive detention. So parliament has the executive authority on defense, foreign affairs and security of India. ठीक है, यूनियन लिस्ट में आएंगी शायद ये चीज़ें, है ना. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट्स एंड स्टेट्स हैव कॉन्करेंट अथॉरिटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, public order and essential supplies. So this is important, you should be remembering this कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किस यूनियन की है, यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. वेराज पार्लियामेंट एंड स्टेट्स हैव कॉन्करेंट अथॉरिटी, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड एसेंशियल सप्लाईज. ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, एसेंशियल सप्लाईज आप बताओ, सोचो क्यों रखा होगा कॉन्करेंट लिस्ट में, बिकॉज एसेंशियल सप्लाईज गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना. एक ऐसा तो है नहीं एक ही स्टेट में प्रोड्यूस होके यहाँ पे सब बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो मोर देन वन स्टेट्स विल बी इन्वॉल्व, दैट इज वाई द it comes under concurrent list because central government can manage the flow of these supplies. ठीक है, now we had left some questions over here, उनको देख लेते हैं यहाँ से. So ये है right to freedom. We have completed right to freedom and questions regarding right to freedom which have been asked in UPSC prelims. So पहले है, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? So it was placed under, I'm sorry about this, हाँ, it was placed right to privacy किसमें आएगा, आर्टिकल 21 में. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये. Then consider the following statements. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. So this is correct. ठीक है. Then Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा है ना. And this was something which was very surprising to us, है ना. फिर according to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. So ये वाला रुको, मेरे को चेक करना पड़ेगा. I think this is wrong. Let me check once. Prevention of Terrorism Act. Terrorism. देखो इसमें क्या दिया है, वो दिया है, देखो. हाँ, the Prevention of Terrorism Act had allowed for the admissibility of confessions made by the accused before a police officer. ठीक है, so this statement will be incorrect. तो पोटा जो है ना 2002 का, इसमें अगर accused makes a confession in front of the police, it can be used as an evidence.
ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस कि दिस वन विल बी रॉन्ग हियर। ठीक है, तो इसमें द आंसर विल बी ओनली टू ऑफ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। और फिर एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये दोनों तो दीज आर मेंशन फंडामेंटल राइट्स का जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं उसी में है ना। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, नो वन जनरली गोज सो डीप इनटू सच एक्ट्स, है ना, इतना ज़्यादा कोई पढ़ के जाता नहीं है। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम? देखो, फर्स्ट टू तो हमको वैसे ही समझ आ रहा है कि दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अभी जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें क्या दिया है, कैनॉट। कहीं पे भी ऐसा जो ये कैन नॉट, नॉट, ये सब चीज़ें आए ना जिसका एक ऑपोजिट भी हो सकता है। जनरली व्हाट यूपीएससी डज इज इट स्विचेस द वर्ड। ठीक है, उनको क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो बनाना ही है, मतलब उनको कुछ तो नेगेटिव गलत स्टेटमेंट बनाना रहेगा ना, नेगेटिव मतलब गलत, कि सारे तो सही नहीं देंगे यूजुअली, कोई गलत स्टेटमेंट बनाना है। गलत स्टेटमेंट वो लोग कैसे बनाएंगे, दे विल जो कैन है उसको कैन नॉट कर देंगे, नॉट को मतलब कुछ रहेगा, कैन उसको नॉट कर देंगे, है ना, कैन नॉट को कैन कर देंगे, ऐसे ये चीज़ें, दीज आर इजी टू, दीज कैन हेल्प देम टू मेक स्टेटमेंट्स इजीली। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसे कैन नॉट, नॉट कहीं पे भी आ रहा हो ना आपको, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, जस्ट अंडरलाइन इट विद योर पेंसिल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यू हैव दैट इन माइंड कि यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट दे मे हैव स्विच्ड द वर्ड। ठीक है, या स्वॉप्ड द वर्ड, स्विचेस द वर्ड या स्वॉप्स द वर्ड। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग विच इज डन बाय यूपीएससी क्वाइट ऑफन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स शुड बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, सो दिस इज सिंपल, इट इज अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया safeguards one's right to marry the person of one's choice, अगेन 21 में आएगा ये भी, है ना। फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उसी में आएगा। फिर राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाइज द अबव स्टेटमेंट्स। अच्छा, तो इसमें सिंपल है, हमको पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, आर्टिकल 21 में, है ना, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, so we are done with the rights to freedom, that is article 19 to 22. Now we will be moving to rights against exploitation, that is article 23 and 24. ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन एक ही पूछा है शायद अभी तक, पर फर्स्ट वील जस्ट डू द स्टडी मटेरियल, रीड दिस एंड देन वील गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या है आर्टिकल 23, इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है ये। ठीक है, और इसमें प्रोविजंस क्या है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मतलब ह्यूमंस को किडनैप करके बेचना, ये सब दिस इज प्रोहिबिटेड। इसमें क्या क्या आएगा, वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्सनस, प्रोस्टिट्यूशन, इमोरल ट्रैफिकिंग, देवदासी सिस्टम एंड स्लेवरी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज प्रोहिबिटेड। देन बेगार इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, एनी लेबर विच इज यू सॉरी विच यू आर गेटिंग समवन टू डू फॉर यू will be considered forced if you are not paying that person for it. ठीक है, तो forced labor is any labor which is being done without any payments या compensation. ठीक है, it includes physical, legal or economic compulsions. ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक तो फिजिकल कंपल्शन, लीगल कंपल्शन और इवन इकोनॉमिक कंपल्शन, ऑल ऑफ दीज विल बी एडेड टू दिस। ठीक है, सिमिलरली बॉन्डेड लेबर क्या होता है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर ओनली। इसमें क्या रहेगा कि समवन may have taken a loan from some money lender and if they are unable to pay back that loan, then वो क्या करते हैं कि आप हमारे घर में काम करिए अब इतने साल बिना पेमेंट के। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर बॉन्डेड लेबर। एक्सेप्शंस क्या है इस केस में,
The state may impose compulsory service for public purposes, but it cannot discriminate on grounds of religion, race, caste or class. तो ये जो कंपल्सरी सर्विस होता है हमारे कंट्री में तो है नहीं अभी, बट फॉर एग्जांपल सिंगापुर, दीज कंट्रीज हैव कंपल्सरी मिलिट्री कंस्क्रिप्शन, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं इसको. इस केस में दे हैव टू गिव कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स और सो. ठीक है, सो एवरी वन इज सपोज टू डू दिस, है ना. तो ये इंडिया में नहीं है, एंड इवन इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड सम टाइम इन द फ्यूचर, इट कैन नॉट बी सेड कि ये हमारा फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं, नहीं. ठीक है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज फोर्स्ड लेबर और समथिंग लाइक दैट, बॉन्डेड लेबर. ठीक है, वो लीगल रहेगा इफ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस. बस इसमें है कि कंपल्सरी सर्विस जो आप करा रहे हैं पब्लिक सर्विस की पर्पसेस के लिए, इट शुड नॉट बी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि बस इस रिलीजन के लोगों से करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 24. दिस इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. सो चाइल्ड लेबर में क्या रहेगा, इट prohibits employment of children below the age of 14 years in factories, mines, and other hazardous occupations. So now this thing you should be remembering कि factories, mines और hazardous occupations में मना है. It does not prohibit harmless work like child artists होते हैं ना हमारे सीरियल वगैरह में आते हैं, या even in movies और so, है ना. उनका they are not been prohibited, they have not been prohibited from working. ठीक है, सिमिलरली some children who are working in family enterprises, उनको भी अलाउड है. तो ये वाला जो लूप होल है ना फैमिली एंटरप्राइजेस का, दिस इज ऑफन यूज बाय वेरियस इलीगल माइनिंग कंपनीज, या इलीगल माइनिंग जहाँ पे भी चल रही है ना, वहाँ पे वो बोल देते हैं कि नहीं ये हमारा हमारा ही बच्चा है इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ लूप होल विच इज़ ऑफन यूज्ड. तो बस वही आपको याद रखना है कि फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डस एक्टिविटी में मना किया गया है. हाउएवर फैमिली एंटरप्राइजेज और हार्मलेस वर्क में इट इज़ अलाउड, चाइल्ड को काम कराना इज़ अलाउड. ठीक है, देन इन्फोर्समेंट के लिए व्हाट इज़ द एक्ट विच इज़ प्रेजेंट, इट इज़ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, एंड इट had introduced the category of adolescents, which is children from the age of 14 to 18 years of age, and it prohibited them from working in hazardous occupations or employment in non-hazardous work. मतलब वही कि hazardous occupation में नहीं काम करना है, एंड जो नॉन हजार्डस वर्क भी है उसको भी रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट रहेगा इन लोगों का, नंबर ऑफ आवर्स विल बी फिक्स्ड और ये सब चीज़ें. ठीक है, देन देयर इज़ ऑल्सो अ पेंसिल पोर्टल विच एग्जिस्ट्स. पेंसिल पोर्टल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि काम हटा के पेंसिल पकड़ाना बच्चों के हाथ में. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर. ठीक है, सो वी आर डन विद ये दोनों आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. Now we'll look at the question which is related to this, which was asked by UPSC. So इसमें वही पूछा गया है, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India. तो क्या क्या दिया है, prohibition of traffic in human beings and forced labor, ये सही है. ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23. फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में आता है, आर्टिकल 17, तो ये गलत हो जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी गलत हो जाएगी, ये आर्टिकल 29 है. देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, आर्टिकल 24, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देर आर टू थिंग्स, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट वील बी रीडिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में देर आर आर्टिकल्स, मतलब 25 से 28 तक ऑल आर रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन.
ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 देखते हैं, उसमें क्या मेंशन है आर्टिकल 25 में, दैट एवरीवन शुड हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस और वंस ओन रिलीजन। ठीक है, तो वही है कॉन्शियंस, मतलब कि अपना अंदर का थिंकिंग, थिंकिंग से रिलेटेड है ना। सो इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। देन राइट टू प्रोफेस में क्या आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। ठीक है। Then we have right to practice. It is referring to performance of religious worship, rituals, ceremonies, and exhibition of beliefs and ideas. Then we have a right to propagate as well. That is exposition of tenets of one's religion or dissemination of one's belief without coercing someone to a particular religious doctrine. तो ये सब इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. These are quite self-explanatory words itself, है ना. Propagate मतलब कि फैलाना अपना religion without coercing someone. This is very important. Then right to practice में क्या रहेगा, performance of religious worship, ये सब चीज़ें. और प्रोफेस में वही रहेगा, declaration of one's religious beliefs etc. ठीक है. Now this applies to all persons. So for example, both citizens as well as the foreigners, दोनों को this is applicable to. ठीक है. Wait a second. फिर इसमें पावर ऑफ द स्टेट टू रेगुलेट. सो द स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज़ linked to religion, for example economic, political and financial activities which are linked to religion. It can also provide for social reform, and it can, open Hindu religious institutions to all sections. So Hindus will include Sikhs, Jains, Buddhists etc, and it includes both religious beliefs or doctrines and religious rituals or practices. ठीक है. And it is subject to public order, morality, health and other fundamental rights. This is important still. बाकी के ये सब this is not as important. ठीक है. अभी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदूज जो वर्ड है उसमें इन सबको भी काउंट कर लेते हैं ये लोग. ठीक है. Sikhs, Jains and Buddhists are also counted within the umbrella term of Hindu. ठीक है. Now we'll look at the next one now, that is Article 26, freedom to manage religious affairs. Freedom to manage religious affairs, Article 26 में क्या क्या आएगा. It is basically rights given to religious denominations. ठीक है. जो religious denominations है या religious organizations है उनको जो rights दिए गए हैं, those are included in this. So these religious denominations have the right to establish religious institutions, manage religious affairs, own property, administer property as per the law, and this everything mentioned above is subject to public order, morality and health. ये usually हर जगह पे रहता है ये condition कि public order should not be affected, morality or health should not be affected of the citizens living around. ठीक है. Now the courts will decide what constitutes an essential legal religious practice. This is extremely important. It is up to the court to decide what constitutes an essential religious practice. So use of loudspeakers causing noise pollution, excommunication practices, all of this is prohibited. ठीक है. उनको essential religious practice में count नहीं करते हैं. Only those practices which are considered to be essential religious practices, उन पे there is no prohibition by the state. ठीक है. And who decides what is an essential religious practice? It is the Supreme Court who will decide that. Supreme Court or High Court जो भी है ना. Then Article 25 guarantees the rights of individuals, while Article 26 guarantees the rights of religious denominations. ठीक है. Conditions क्या है? A religious denomination shall satisfy the following conditions. First of all, कोई भी religious denomination का मतलब है कि group of people. ठीक है. So in case a religious denomination has to satisfy, if in case it satisfies these conditions, ये वाले, only then will it be known as a religious denomination. तो क्या क्या conditions हैं? First of all, they should have a common faith, है ना. उसके बाद में they should have a common organization,
And thirdly, they should have a distinct name as well. So, if all these three conditions are fulfilled, then it will be known as a religious denomination. इसको you need to remember this. Common faith तो common sense है कि कोई भी religious denomination है, they should be following the same religion, है ना? That is why they are termed as a group. ठीक है? Similarly, they should have a common organization as well and a distinct name. Distinct name is for differentiating them from other people. ठीक है? So this is done. Article 26 हो गया. अभी हाउ विल यू रिमेंबर दिस मैनेज कर देखो आर्टिकल 25 का पता है उसमें तीन चार चीज़ें हैं राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस भी ठीक है सो दिस इज़ फेयरली इजी टू रिमेंबर 26 से आपको मैनेज से लिंक करना है आर्टिकल 26 को मैनेज से लिंक करना है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ठीक है हाउ विल यू रिमेंबर दैट देखो सिक्स सिक्स को हाँ मैनेज मैनेज से आप लिंक कर सकते हैं मैनेज का जो जी है इट लुक्स लाइक सिक्स ठीक है तो वैसे करके कुछ आप लर्न कर लो आई एम नॉट एबल टू कम अप विद अ बेटर ट्रिक टू रिमेंबर दिस ठीक है सो मैनेज का जो जी है इट लुक्स लाइक सिक्स तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट आर्टिकल 26 इज रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ठीक है Next, Article 27, it is regarding the freedom from religious taxation. तो इसमें वही as the name suggests, कोई भी religious taxation shall not apply. मतलब no person will have to pay taxes specifically for religious purposes. ठीक है यहाँ वही दिया है no tax for promotion or maintenance of any particular religion. So it prohibits only the levying of taxes and not a fee. So for example fees लगा सकते हैं for example if government is providing some service then they can levy a fees ठीक है तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो उस केस में इफ़ इट इज़ प्रोवाइडिंग सम सर्विस देन दे कैन levi a fees but they cannot be levying any taxes for promotion or maintenance of any particular religion ठीक है and it prohibits the states from favoring one religion over the another. This is also very important. It prohibits states from favoring one religion over another and the fees is allowed primarily for regulation or administration and not for promotion. ठीक है ये वही मैंने बोला ना administration services if services are being provided ठीक है only for that जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कुंभ मेला होता था कुंभ मेला हुआ था ना उसमें क्या करा था गवर्नमेंट वॉज द वन हु वॉज मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स ठीक है तो पूरा टेंट्स एंड पूरा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है उसके पास में जो घाट टाइप जो भी चीज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वॉज प्रोवाइडेड एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड एवरी arrangement was done by the government so the government may levy a fees for people who want to stay there ठीक है if someone wants to stay in a tent or something like that the government has the right to levy a fees because they are providing services for that however taxes cannot be levied for maintaining a particular religion ऐसे नहीं कि नॉर्मल सिटीजन पे टैक्स लगा रहे हैं कि हिंदूज़ का रिलीजन मेंटेन करने के लिए या उनके लिए यूज़ होगा ऐसे दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है सो आर्टिकल 27 टैक्सेशन से रिलेटेड है एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस आर्टिकल 27 है ना जो 7 है इट लुक्स लाइक टी हाफ ऑफ टी लगता है ना सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट 27 का 7 इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 28 विच इज़ फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सो एज द नेम सजेस्ट इसमें क्या रहेगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कोई भी अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है देन द स्टूडेंट्स हैव द प्रेरोगेटिव टू नॉट अटेंड इट ठीक है तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई भी दूसरे रिलीजन की हूँ जैसे कॉन्वेंट्स में होता है इट इज़ अलाउड फॉर दैट मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस सो आई वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल
वहाँ पे ऐसे रहता था कि एक मॉरल स्टडीज़ का लेक्चर होता था। वहाँ पे जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे, दे वर सपोज्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, व्हेreas जो हम नॉर्मल जो लोग नॉर्मल मतलब दूसरे रिलीजन के लोग थे, इट वाज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अस। सो वी हैड द ऑप्शन टू इंस्टेड सिट फॉर सम डिफरेंट क्लास। ठीक है? सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो इसमें भी आर्टिकल 28 में देर आर सर्टेन डिविजन्स गिवन बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो विल रीड दिस फर्स्ट। हम लोग पहले लर्न कर लेते हैं आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना? इसको रिमेंबर कैसे करेंगे हम लोग? इंस्ट्रक्शन को आई को आप इसको बस ऐसे लर्न करना पड़ेगा। आई एम अनएबल टू थिंक ऑफ एनी trick to remember this. So just try to link this 28 with I, that is religious instruction का I। ठीक है? 28 I है ना? और इसमें हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 28 वो देख लेते हैं। ये आप बस लर्न कर लेना कि आर्टिकल 28 इज related to religious instruction. Now, types of educational institutions which have been mentioned under Article 28 are, first of all, there are institutions which are wholly maintained by the state. ठीक है? Then there are institutions which are recognized by the state. ठीक है? एक है wholly maintained by the state, मतलब कि the entire funding is being done by the state. State मतलब the government. ठीक है? Then the institutions which are recognized by the states मतलब कि they have gotten recognition और कुछ सर्टिफिकेशन मिला है स्टेट की तरफ से। ठीक है? देन वी हैव इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पे ओनली फंडिंग रहेगा। यहाँ पे फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द स्टेट। सो एन एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी जैसे केंद्र विद्यालय, नवोदय, ये सब दीज आर ओनली बीइंग मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है? सो वो हो गया फर्स्ट टाइप। फिर इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, एनी प्राइवेट स्कूल्स और समथिंग लाइक दैट, दे हैव द सर्टिफिकेशन ऑफ मतलब CPSE वगैरह का सर्टिफिकेशन रहेगा उनके पास में, बट दे विल बी मेंटेन्ड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट जो भी इंडिविजुअल्स। ठीक है? देन थर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट। सो इसमें वही दे विल ओनली बी रिसीविंग फंडिंग और बाकी एडम वगैरह उनका खुद का रहेगा। सो एन एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी सर्टेन ऑटोनॉमस कॉलेजेस। आपको पता है ना ऑटोनॉमस कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उनमें समथिंग लाइक दिस इज बीइंग डन। वहाँ पे दे रिसीव फंडिंग फ्रॉम द स्टेट, बट मेजर पोर्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन विल बी डन बाय द मतलब इट वोंट बी डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट। ठीक है? Then institution administered by a state but established under any religious endowment or trust. So कोई भी religious endowment या trust के अंडर कोई institution बना है उसकी बात हो रही है ये। ठीक है? Now अभी इसके लिए ये जो 4 categories mentioned है उसका regulations क्या है? Religious instruction is prohibited completely in wholly state funded educational institutions because स्टेट फंडिंग है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एंड स्टेट फंडिंग मतलब कि गवर्नमेंट इज फंडिंग इट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट कॉन्ट्रवीन आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्ट्रेसिंग अपॉन वन रिलीजन ओवर द अदर। ठीक है? मतलब वो एक नहीं तो इक्वालिटी वो हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली 28 में भी दिया कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। नेक्स्ट है religious instruction is permitted in state administered but established under a trust or endowment educational institutions। ठीक है? तो यहाँ पे it is permitted, wholly state funded educational institutions में it is prohibited, whereas जो ट्रस्ट या एंडोमेंट क्या रिलीजियस एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंदर बने हैं उसमें it is permitted।
Then religious instruction is permitted voluntarily in state recognized or state aided educational institutions. ठीक है, so it is up to the candidate or the student whether they want to attend that religious instruction or not. ठीक है, and no student who is a minor can be compelled to attend religious instruction without his or her consent or the consent of their parents. ठीक है, so this is something that you need to remember. So we are done with Article 28. So we have completed all the articles related to freedom of religion. ठीक है, so Article 25 से लेके 28 तक are related to the freedom of religion. इस पे there have been no questions, I think. इस पे नहीं है सवाल. ठीक है. So next we will be looking at cultural and educational rights, that is Article 29 and 30. ठीक है. इनको लर्न करने के लिए यू कैन यूज़ दिस mnemonic सिंपली. 29 एंड 30 जो आर्टिकल्स हैं वो मी से रिप्रेजेंट हो जाते हैं. सो मी में एम स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 29, दैट इज़ माइनॉरिटीज़. ठीक है, तो स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटीज़. एंड देन मी का ई इज़ फॉर आर्टिकल 30 एंड इट स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज़. ठीक है, so these are the two main acts, main articles. सबसे पहले we will be looking at Article 29. So it is regarding the protection of interest of minorities, है ना. तो इसमें क्या होगा, any section of citizens having a distinct language, script and culture. So this is very important कि minorities को कैसे define करा है. It is not on the basis of religion, not on the basis of religion के basis पे नहीं है, but rather it is on the basis of distinct language, script and culture. ठीक है, this is extremely important to know. So any section of citizens having a distinct language, script and culture have the right to conserve the same. ठीक है, and it applies to minority as well as majority sections. ठीक है, and it also includes the right to protect or promote their own language. ठीक है, then there is Article 29 Clause 2. According to that, no citizen shall be denied admission into state maintained institutions or state aided institutions on grounds of religion, race, caste or language. तो कोई भी स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन दिस बेसिस, RRCL, है ना. एंड इंडिविजुअल राइट, हाँ दिस इज़ एन इंडिविजुअल राइट, दिस इज़ नॉट अ ग्रुप राइट. ऊपर वाला इट वॉज अ ग्रुप राइट. ठीक है, नीचे वाला इट इज़ एन इंडिविजुअल राइट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस लैंग्वेज. ठीक है, तो हमें इफ़ दे आस्क दिस क्वेश्चन टू अस और ये स्टेटमेंट दिया है तो हमें लग सकता है कि एजिटेट करने का राइट तो शायद नहीं दिया होगा बिकॉज इट माइट लीड टू वायलेंस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. राइट टू एजिटेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ Article 29. ठीक है, secondly, right to demonstration and holding a peaceful public procession was a part of Article 19. ठीक है, so that also you need to remember. ठीक है, और यहाँ पे do not get confused, वहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये Article 19 का ही होगा ये वाला भी part, right to agitate, because right to demonstrate and public processions वगैरह का right was under Article 19. So you might think कि even the right to agitate for protection of language might also be under Article 19, but that is not true. It is under Article 29 Clause 2. So how will you remember the both the clauses? First clause में क्या है कि अपना जो भी distinct language या script है और culture है उसको protect करने का right. ठीक है, and second will be that no citizen shall be denied in admission on the basis of RRCL. Religion, race, caste and language. यहाँ पे I'll just write down the mnemonic RRCL. ठीक है, this is, if you objectively look at this, it is similar to Article 15. Article 15 में भी ऐसे कुछ था कि no
उसमें ऐसे डिनाइड एडमिशन का तो नहीं था, बट देयर वाज मतलब उसमें क्या प्रोविज़न था कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन RRCSP, बट इस केस में क्या है RRCL, दैट इज़ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, so that is all for Article 29. Now we will be moving to Article 30. That is right of minorities to establish and administer educational institutions, and it applies only to religious and linguistic minorities. ठीक है, and the word minority has not been defined in the constitution. तो अभी आप ये याद रखना कि ऊपर वाला जो सेक्शन है, ऊपर वाला जो आर्टिकल 29 था, इसमें क्या बोला था कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, उनको है राइट टू कंजर्व दीज थ्री थिंग्स, है ना। बट यहाँ जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है, इसमें माइनॉरिटीज़ का नेचर दिया हुआ है कि दी आर्टिकल 30 इज़ एप्लीकेबल टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरली द फोकस वाज ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में क्या दिया है, माइनॉरिटीज़ कैन establish educational institutions which are exempted under, अच्छा, जो minorities हैं they can establish educational institutions. This is one of the main provisions given in this article. ठीक है, बस इसमें ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे माइनॉरिटीज़, दे विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर RTE एक्ट। RTE एक्ट में इफ़ यू रिमेंबर there was a reservation of 1/4 of the seats, that is 25% of the seats for economically weaker section and disadvantaged sections. हाँ, तो वो इस केस में नहीं रहेगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में देयर इज़ नो सच प्रोविजन प्रेजेंट। ठीक है, देन minorities can also administer institutions of their own choice, and then they can impart education in their own language as well. ठीक है, तो आर्टिकल 30 का ये क्या है, दे कैन, हाँ ये तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्लॉज ए, है ना, राइट टू गेट adequate compensation if property is acquired by the state। अच्छा, और 30 क्लॉज 2 क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस while granting aid to educational institutions। ठीक है, सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ये तो चलो ठीक है, दिस इज़ कॉमन सेंस ओनली, है ना। आर्टिकल 30 क्लॉज ए मतलब 1A जो है, दैट इज़ अ बिट स्ट्रेंज अकॉर्डिंग टू मी। इसमें दिया है राइट टू adequate compensation if property is acquired by the state. It is not related to Article 30. आर्टिकल 30 तो माइनॉरिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। आर्टिकल 30 का ही क्लॉज 1A, दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, इट इज़ रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़। वो इन केस some property is acquired by the state, then the person should get adequate compensation। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा कि कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो फिर काफ़ी सारा लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, एंड इन रिटर्न फॉर एक्वायरिंग दैट लैंड, जो पुराने लैंड ओनर्स थे उनको दे विल बी गेटिंग सम कॉम्पनसेशन। ठीक है, सो देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, एक जेवर करके जगह है नोएडा वगैरह के पास में कहीं पे, है ना, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट है या पता नहीं क्या, ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं वहाँ पे। देयर वर मेनी फार्मर्स एंड दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड, जैसे होता है नॉर्मली। नाउ जो यूपी गवर्नमेंट वांटेड टू बिल्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दैट प्लेस, है ना, आपको पता होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो इन ड्यू ऑफ दैट दे हैड एक्वायर्ड वास्ट अमाउंट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर्स ओवर देयर। ठीक है, और फिर वहाँ पे दे हैड गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू दोज फार्मर्स, एंड नाउ वो जो फार्मर्स हैं दे हैव ऑल बिकम वेरी रिच। तो ऐसे यूट्यूब पे आप देखेंगे तो देर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज़ कि करोड़पति पतीस का विलेज, ऐसे करके देर आर
There is documentaries on that village. You can watch it if you have time later. ठीक है, तो ये वही है कि राइट टू गेट एडिक्वेट कॉम्पनसेशन इफ प्रॉपर्टी इज acquired by the state. ठीक है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1A. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, एजुकेशन से रिलेटेड है, बाकी का तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो 30 क्लॉज 1A को कैसे लर्न करेंगे कि अगर किसी का प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे भी हुआ था, जो जेवर का डॉक्यूमेंट्री था ना, उसमें दिया था कि सिंस द गवर्नमेंट हैड गिवन देम अ लॉट ऑफ कंपनसेशन, दैट इज़ वाई ऐसे हो गया था कि उन लोगों को 3 करोड़ 5 करोड़ ऐसे एक एक फैमिली को मिला था। ठीक है, सो व्हाट डिड पीपल डू? वो जो सारे विलेज के लोग, मतलब काफ़ी सारों ने, व्हाट दे डिड वाज दे लेफ्ट देयर जॉब्स, दे लेफ्ट देयर एजुकेशन मिडवे, कि अब तो हम रिच हो गए हैं, अभी वील एंजॉय, है ना। तो वैसा काफ़ी सारों के साथ हुआ था। तो वही बताया था काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ में। तो उससे आप लिंक कर लो कि इफ़ समवन गेट्स कॉम्पनसेशन फॉर देयर प्रॉपर्टी, दे स्टॉप एजुकेट, मतलब अपना एजुकेशन बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आर्टिकल 31A इज रिगार्डिंग एजुकेशनल सॉरी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट दिस AMU जजमेंट। यहाँ पे जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक 7 जज बेंच बैठा था। दे हैड ओवर रूल्ड द अजीज़ बाशा केस, recognizing AMU as a minority institution। ठीक है, तो बस वही है इसमें। इट इंट्रोड्यूस्ड अ रियलिस्टिक होलिस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन minority status under Article 30. It held that government control does not negate minority character, and it affirmed that the right to administer flows from establishment, including pre-constitutional institutions। ठीक है, एंड इट स्ट्रेंथेंड द ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30, दस एक्सपैंडिंग प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये सब इतना काम का नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्टिकल एक 31 भी था पहले। आर्टिकल 31 वॉज रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, बट दैट हैज़ बीन रिपील्ड, और उसको इट हैज़ बीन मेड अ लीगल राइट। सो आर्टिकल 300A बन गया है वो, राइट टू प्रॉपर्टी। इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आर्टिकल 31 इज़ नॉट मैंशनड, इट हैज़ बीन रिपील्ड। नेक्स्ट वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज़ आर्टिकल 32। ठीक है, सो आर्टिकल 32 इज़ रिगार्डिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इसमें बेसिकली रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एंड रिट jurisdiction for Supreme Court is mentioned in Article 32, and the jurisdiction for High Courts is mentioned in Article 226। ठीक है, सो इसमें क्या क्या है? वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट इज़ अ साइन क्वा नॉन फॉर आर्टिकल 32। मतलब कि इफ़ योर फंडामेंटल some fundamental right has been violated, only then can you go to Article 32 and then ask for a writ। ठीक है, तो it cannot be evoked to determine the constitutionality of executive order or legislation unless it directly infringes upon a fundamental right। ठीक है, so this is extremely important कि constitutionality निकालने के लिए it cannot be used, it has to be used only if your fundamental right is being violated। ठीक है, now the right to move to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights वो है mentioned इसमें आर्टिकल 32 में, that is what is known as writ jurisdiction। ठीक है, Parliament can empower any other court to issue directions, orders or writs without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court। ठीक है, so it is up to the Parliament। वैसे तो यहाँ पे ओनली सुप्रीम कोर्ट का मेंशन्ड है, बट पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट एज वेल। ठीक है, एनी अदर कोर्ट डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट क्या को आर्टिकल 226 के अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ है।
ठीक है, सो दिस इज जस्ट एनी अदर, मे बी सम ट्रिब्यूनल और समथिंग लाइक दैट, that can be empowered by the parliament to exercise writ jurisdiction. ठीक है. Now the jurisdiction of the Supreme Court in terms of writs is original. मतलब original jurisdiction मतलब you can directly approach the Supreme Court for any contravention of fundamental right. However, this jurisdiction is not exclusive. Exclusive jurisdiction का मतलब है कि only you can only approach the Supreme Court in case your fundamental rights have been contravened. That is not the case here. You can also approach the high courts. ठीक है. एक्सक्लूसिव jurisdiction किस केस में है सुप्रीम कोर्ट के पास में? इट इज़ रिगार्डिंग सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के केस में the Supreme Court has original as well as exclusive jurisdiction. ठीक है, not in this case. ठीक है, next देख लेते हैं. The right to move to the Supreme Court shall not be suspended except as provided by the Constitution of India. सो ये तो पता ही हमको. आर्टिकल 359 के अंडर जब emergency is proclaimed, then the president can suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights, except articles 20 and 21. ठीक है, तो it is not necessary that this will be done, but the president has the power to suspend article 32. So अगर article 32 suspend कर लिया, then effectively most of the fundamental rights will become void, because what will happen is that even if a fundamental right is being violated, you cannot approach the court for that, because article 32 has been suspended for a temporary period of time. ठीक है, so this is very important. And one thing which you need to know is that article 20 or 21. Article 20 is regarding um, protection in case of conviction for certain offences. ठीक है, and article 21 is regarding right to life and liberty. These two rights cannot be suspended during an emergency. ठीक है, so these are very sacrosanct fundamental rights. They cannot be suspended during emergency. बट बाकी के फंडामेंटल राइट्स मतलब जो उनका इन्फोर्समेंट है, दैट इज़ सस्पेंडेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग emergency, नेशनल emergency. ठीक है. नाउ under article 32, remedy will be available only for violation of fundamental rights and not some other rights. कोई लीगल राइट वगैरह के वायलेशन के लिए नहीं है रेमेडी, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स है. Now the aggrieved party also has the option of moving either to the High Court or to the Supreme Court directly. ठीक है, this also you should be knowing that हाँ ये, as I already told you, this is what original jurisdiction means. ठीक है, so they can move directly to the High Court or Supreme Court. Now इसमें जो types of writ jurisdictions हैं हम लोग वो देख लेते हैं. You should be knowing this that जो आर्टिकल 32 है, इट हैज़ बीन टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस. एंड वाई हैज़ ही कॉल्ड इट द हार्ट एंड सोल? बिकॉज this is the main thing which ensures that the fundamental rights are not violated. ठीक है, अगर यही नहीं होगा then you won't be able to approach the courts if your fundamental right is being violated. ठीक है, so this is the linchpin or the very core of the constitution. ठीक है. Now we'll look at the different writs. So सबसे पहले we have habeas corpus. Habeas corpus का literal meaning क्या है? To have the body of. फिर we have mandamus मतलब we command. Then prohibition, then certiorari, that is to be certified, and quo warranto, that is by what authority. ठीक है, इनका क्या habeas corpus मतलब to have the body of. So this is self explanatory, मतलब कि क्या होगा इसमें? It will protect individuals from unlawful detention or imprisonment. ठीक है, सो पहले पर्पस पढ़ देते हैं सबका. फिर जो मैंडमस है मतलब वी कमांड, इसके अंडर क्या होगा? इट विल कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल और अ बॉडी टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटी. ठीक है, विच दे माइट हैव फेल्ड टू परफॉर्म.
ठीक है। देन यू हैव प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फोरबिड। सो इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि क्या होगा, द हायर कोर्ट कैन इशू दिस टू अ लोअर कोर्ट, और उनको बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ पे यू वॉन्ट बी गिविंग अ जजमेंट। ठीक है। And why is it done? Because that lower court may be exceeding its jurisdiction. Then certiorari में क्या होगा, सेम इट इज़ सिमिलर टू प्रोहिबिशन, हाउएवर इसमें क्या होगा, एक तो वो जो केस है उसको प्रोहिबिट कर देगा कि यू कैन नॉट गिव योर जजमेंट ऑन दिस केस, एंड मोर ओवर वो क्या करेंगे, इट विल टेक दैट ट्रांसफ़र दैट केस टू देमसेल्व्स। ठीक है, कोई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे केस। सो यहाँ पे वही दिया है, इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in the case. ठीक है, so either it will be transferred or the order may be squashed. Then quo warranto. Quo warranto का क्या मीनिंग दिया है यहाँ पे, by what authority. These meanings are important because they are self explanatory. ठीक है, quo warranto, by what authority. तो it will challenge the legal right of a person to hold public office. So for example, someone is holding public office और उनका there are some aspersions which have been casted by some people कि ये किस basis पे वो office hold कर रहे हैं, how did that person get selected for that office. Then the court can issue this writ quo warranto. ठीक है, so it will prevent illegal usurpation of public office by a person. ठीक है, now whom are these writs being issued to, वो वाला हम कॉलम देख लेते हैं. So first of all जो habeas corpus है, it is issued to any public authority as well as it can be issued to private individuals. ठीक है, जो फिर ये तो आपको पता चल रहा है कि कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन तो कोई भी कर सकता है. इट कैन बी डन बाय द पुलिस और इट कैन बी डन बाय सम प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सिटीजन एज वेल. ठीक है, सो habeas corpus कैन बी इशूड टू बोथ, है ना. देन वी हैव mandamus. mandamus में क्या होगा, इट विल कमांड द पब्लिक ऑफिशियल टू फुलफिल हिज ड्यूटी, है ना. सो इट कैन बी इशूड टू एनी पब्लिक बॉडी और inferior court और ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट. ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल है उसको इशू कर सकते हैं. देन है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन में एज द पर यहाँ पे एज इट सजेस्ट यहाँ पे दिया ही है कि इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. तो वही है, इट इज़ इशूड टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़. ठीक है, देन सर्टियोरारी अगेन इट इज़ बीइंग इशूड टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़. ठीक है, एंड नेक्स्ट है कोर वारंटो. कोर वारंट इज़ बीइंग इशूड टू एनी पब्लिक ऑफिस which has been created either by a statute or by the constitution. ठीक है, नाउ whom is it not issued to. हमने issued to पढ़ लिया, अभी देखते हैं किसको नहीं इशू कर सकते हैं. सो जो habeas corpus है, इट कैन नॉट बी इशूड इफ़ द डिटेंशन इज़ लॉफुल. ठीक है, ओनली अनलॉफुल डिटेंशन की केस में इट कैन बी इशूड. देन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग चल रहा है, इवन देन दिस रिट कैन नॉट बी इशूड. ठीक है, देन इफ़ अ डिटेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय, ये दोनों रेपिटेटिव हो गए, मतलब वो एक ही लीगल डिटेंशन है, देन इट कैन नॉट बी इशूड. एंड दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू, कि अगर कोई प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर चल रहा है, इवन देन इट कैन नॉट बी इशूड. ठीक है, देन यू हैव मैंडेमस. इसमें क्या है, एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं इशू कर सकते हैं. फिर डिपार्टमेंट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब कॉमन सेंस है. मैंडेमस का मतलब ही क्या है कि आप किसी पब्लिक ऑफिशियल को दे रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए. ठीक है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं कर सकते हैं इशू. देन कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उसके लिए भी नहीं इशू करते हैं इसको. देन प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं इशू कर सकते हैं. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू नो. एंड इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको भी नहीं इशू कर सकते हैं.
ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगेगा कि नहीं, सिंस दे आर ऑल्सो पब्लिक ऑफिशियल्स, दे कैन इट कैन बी इशूड टू देम ऑल्सो, बट नो, दे आर वेरी हायर अप ऑफिशियल्स एंड दैट इज़ वाई उनको नहीं कर सकते ये इशू। देन प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन किसको नहीं कर सकते इशू? एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव बॉडीज़, उन सबको, या प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनके अगेंस्ट दिस कैन नॉट बी इशूड। द सेम स्टैंड्स फॉर सर्ट्यूरारी। Then quo warranto cannot be issued to any private offices or ministerial offices. मिनिस्टीरियल ऑफिस का भी आप ध्यान रखिएगा कि उन पे भी दिस डज नॉट अप्लाई। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक ऑफिस तो यहाँ मैंशनड है, बट मिनिस्टीरियल ऑफिस पे दिस डज नॉट अप्लाई। ठीक है। नाउ हु कैन फाइल दीज रिट्स? सो हैबियस कॉर्पस में एनी पर्सन हु हैज़ बीन अफेक्टेड। ठीक है। मैंडमस में भी एनी पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना, हैबियस कॉर्पस में इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन इवन ऑन बिहाफ ऑफ द डिटेनी। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डायरेक्टली इफेक्टेड पार्टी है वो ही करे। ठीक है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, बाकी सब में क्या है? इट इज़ आइदर द अग्रीव्ड पर्सन हु विल बी डूइंग इट। बाकी तीनों में जो अग्रीव्ड पर्सन या पार्टी है, पार्टी हु हैज़ बीन अफेक्टेड, दे विल बी द वंस हु विल बी फाइलिंग द रिट, फाइलिंग फॉर द रिट। और जो को वारंटो है, को वारंटो में भी एनी पर्सन कैन बी फाइलिंग दिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद द रिट jurisdiction आर्टिकल 32। नाउ वी विल बी लुकिंग एट एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, now 30 article 31A, 31B and 31C deal with the exceptions to fundamental rights. ठीक है, so first of all we'll look at 31A. So 31A protects certain laws from challenge under articles 14 and 19. So ये वो ही है जो लैंड रिफॉर्म्स वाले सम वो है laws हैं which have been placed under article 31A. ठीक है, so these are 5 categories mainly related to land reforms and economic restructuring. So state law is protected only if it is reserved for the president or receives presidential assent, and compensation for any land will be given at the market value, ये भी mentioned है इसमें, है ना। then article 31B में क्या है? all fundamental rights, it will be protecting against all fundamental rights, whereas 31A was for only article 14 and 19. So it was an exception for article 14 and 19, whereas article 31B, it is an exception to all fundamental rights. So any law which is placed in the ninth schedule of the constitution, they will be immune from challenge under all fundamental rights. ठीक है, now there is no blanket immunity and judicial review is the basic structure। मतलब ये यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी आ रहा है that comes under article 31B. now after that what happened was that एक IR कोयलो केस हुआ था, है ना, 2007 में। Under that, the Supreme Court said that there will be no blanket immunity and judicial review will be applicable to these laws as well, those which have been placed under the ninth schedule. And वो भी कौन से वाले? The ones which were added after 24th April 1973. This was the date for the केशव नंदा भारती case judgment. ठीक है, इनके बाद में कोई भी, if any law has been added under the ninth schedule, then it will be subjected to judicial review. ठीक है, that is what was said in IR Coelho case. ठीक है, next है article 31C. now it is again offering protection against article 90, 14 and 19. ठीक है, then इसमें क्या रहेगा? It will protect laws which are implementing article 39B and 39C, but not all the directive principles of state policies. 39B, 39Cs are also directive principle of state policies, and they are related to equitable redistribution of wealth amongst all sections of the citizens. ठीक है, उससे रिलेटेड है, और अगर उसको अचीव करने के लिए एनी लॉ इज बीइंग मेड बाय द पार्लियामेंट, देन इट शुड बी इम्यून फ्रॉम आर्टिकल 14 and 19.
ठीक है. Now this was inserted by the 25th Amendment Act of 1971. ठीक है, so this is also very important. Now you need to remember कि किस में किसके अगेंस्ट मिल रहा है. So 31A and 31C में Article 14 and 19 के अगेंस्ट you are getting protection, whereas in Article 31B you will be getting protection against all the fundamental rights. So how do you remember this? देखो, B से क्या होता है? बस मतलब कि बस अब तो सभी फंडामेंटल राइट्स से हमें वी हैव गॉट एन इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लो. बस सभी फंडामेंटल राइट्स से इम्यूनिटी मिल गई. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस प्रॉपरली. और इसमें भी ये भी याद रखना 31B 9th शेड्यूल वाला है. बाकी सारा लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग. और 31C इज रिगार्डिंग आर्टिकल 39B and 39C. ठीक है. Now we'll be looking at armed forces and fundamental rights. So Article 33 is related to this. So Article 33 में क्या दिया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इन सब का जो राइट्स हैं दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो कौन कौन के राइट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड? इट विल बी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल, then police forces, intelligence agencies and analogous forces as well. ठीक है, all of the personnel who are working in these organizations, उनके fundamental rights can be restricted or abrogated by the parliament. ठीक है, now you need to know that the power is vested only in the parliament and not the state legislatures. ठीक है, and laws made under Article 33 cannot be challenged for fundamental right violation. This is also important. ठीक है, and it applies to combatant as well as non-combatant staff. Non-combatant मतलब those who won't be directly fighting or something like that. Those who are not directly related to the core duty of the organization. ठीक है, सो बार्बर्स, कुक्स, मैकेनिक्स ये सब भी होते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में. सो इवन टू देम दिस विल अप्लाई. ठीक है. Then the parliament may exclude court-martial proceedings from written jurisdiction. So this is also extremely important that court-martial proceedings may be excluded from jurisdiction. ठीक है. Now this was Article 33 regarding armed forces. And how will you remember this? इसको वैसे लर्न कर लो. 33 को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो M से क्या हो जाएगा हमारा मिलिट्री. तो दो M मतलब मिलिट्री की बात हो रही है ना, मिलिट्री पर्सनल. ठीक है. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट आर्टिकल 34. सो आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स. सो इट रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify government officials or others for acts done to maintain order. इसमें बस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर कहीं पे भी मार्शल लॉ इज इन प्लेस देन द फंडामेंटल राइट्स में बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, एंड इट इज़ द पार्लियामेंट who will be doing so, who will be giving the government officials the power to do so. ठीक है, then no explicit constitutional procedure is required to declare martial law. This is also extremely important. ठीक है, then martial law is not equal to national emergency and martial law does not automatically suspend the writs. ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या बोला है कि जो पार्लियामेंट है इट कैन इंडेमनीफाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि उनको दे वोंट बी लायबल फॉर एनी जुडिशियल एक्शन. मतलब कि उनको इम्यूनिटी दे दिया है बेसिकली. पार्लियामेंट कैन ऑफर immunity to government officials for acts done to maintain order. This is somewhat similar to what happens under AFSPA. AFSPA का पता होगा आपको. इसमें क्या होता है
कि इन केस जो भी आफ्सपा वाले जो रीजन्स हैं उसमें इफ़ द आर्मी और whatever मिलिट्री जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, if they contravene some right of the person, then they are not liable for any judicial action. ठीक है, and they have been empowered by the parliament. मतलब this immunity has been given to them by the parliament under the AFSPA Act. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंडर. ठीक है, सो इट इज़ द पार्लियामेंट हु गिव्स देम दिस पावर. पावर नहीं, इम्यूनिटी है बेसिकली. ठीक है, सो वी आर डन विद आर्टिकल 34. आर्टिकल 34 मार्शल लॉ. ठीक है, तो 33 वॉज मिलिट्री, 34 मार्शल लॉ. तो ये दोनों ही दे आर मिलिट्री रिलेटेड लॉज. ठीक है, देन वी आर लुकिंग एट आर्टिकल 35. So this is Parliament's exclusive power. It states that only the Parliament can make laws to give effect to certain fundamental rights. Okay, so this is very important, and this ensures uniformity across India. So in case the fundamental right has to be enacted, so that you will require an act for it, and that act can only be passed by the Parliament. This is to ensure uniformity across India. ठीक है, सो यू माइट बी नोइंग कि जैसे एक तो सिविल वो है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट्स है. ये सब किसको इनैक्ट करने के लिए? इट इज़ टू इनैक्ट आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 एट्सेट्रा. ठीक है, सो देन वी हैव सिविल राइट्स एक्ट, इवन दैट इज़ प्राइमरली टू इनैक्ट आर्टिकल 17. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज एक्ट्स कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, नाउ प्रोविजंस देख लेते हैं. द पार्लियामेंट अलोन कैन लेजिस्लेट ऑन रेजिडेंस रिक्वायरमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हमें लगेगा कि नहीं, स्टेट्स का खुद का प्रेरोगेटिव होगा कि रेजिडेंस का दे में आस्क फॉर रेजिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन तो नहीं, स्पेसिफिकेशन फॉर अ जॉब. ठीक है, बट नहीं, इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट. ओनली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दिस. ठीक है, then you have empowering courts other than Supreme Court and High Court to issue writs. Only the Parliament can do so. Then restriction of fundamental rights for armed forces, police, again Parliament के पास right है. Then indemnity during martial law, again it is up to the Parliament to offer indemnity. ठीक है, then इसके अलावा क्या है? indemnity वो immunity टाइप चीज़ को बोलते हैं. ठीक है, then punishment for offences under untouchability, article 17 and article 23. Again इनके लिए acts will be made and that will be made by the parliament. They have already been made. एक तो civil rights act है, ये सब चीज़ें हैं ना. ठीक है, then parliament can legislate even if the matter falls in the state list. This is extremely important. अगर फंडामेंटल राइट को इनैक्ट करने के लिए कोई आर्टिकल एक्ट बनाना है, and if that matter falls within the state list, even then the parliament is the one who will be making the law. ठीक है, this is extremely important. ये ऐसे जो एक्सेप्शन वाले केसेस है ना, that is where UPSC forms questions. ठीक है, now we'll be looking at some PYQs which are on the constitutional rights. तो क्या दिया है? What is the position of right to property in India? So as I already told you, Article 31 was right to property, but it was repealed, and then उसको Article 300A में डाल दिया था, and it was made a legal right. ठीक है, so according to this, the answer will be legal right available to citizens only. नहीं, legal right available to any person. This is correct. ठीक है, एंड हाउ विल यू डिटरमाइन दिस? ये थोड़ा सा वो हो गया ना, डिटेल में पूछ रहे हैं. तो आप ऐसे सोचिए कि जो फॉरेनर्स होते हैं, जैसे एम्बेसी वगैरह, दे ऑल्सो ओन लैंड विद इन आवर कंट्री. ठीक है, सो देयर फोर इट इज़ अ लीगल राइट विच इज़ अवेलेबल. मतलब दे ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी विद इन द कंट्री, है ना. इवन फॉरेन कंपनीज, दे ऑल्सो ओन प्रॉपर्टी विद इन इंडिया. ठीक है, सो इट इज़ अ राइट विच इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन. ठीक है, लीगल राइट है. Now next question देखते हैं, the right to vote and to be elected in India. Now right to vote का पूछा है. So right to vote is a constitutional right.
ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अभी देखते हैं, सो वी आर डन विद दीज टू क्वेश्चंस। राइट्स आउटसाइड पार्ट थ्री, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। Rights which fall outside Part 3 of the Constitution are known as constitutional rights or non-fundamental rights, and any aggrieved person cannot go to the Supreme Court directly for their violation, but he can go to the High Court by an ordinary suit under Article 226. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, ये वही दिया है, आर्टिकल 300A में आता है ना। नाउ इट इज़ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, and it was deleted as a fundamental right by the 44th Constitutional Amendment Act. Now, legislation can deprive property through a valid law. Protections are available only against executive action. It cannot be challenged merely on the ground of violation of fundamental rights. ठीक है, अगर legislative action है then it does not stand. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, legislations can deprive the property through a valid law, पर एग्जीक्यूटिव एक्शन में देयर इज प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है नो ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन इज बीइंग ऑफर्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आर्टिकल 31(1)(a). हमने 1A वाला करा था क्लॉज, उसमें वही मेंशन था कि सफिशिएंट कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन इन केस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। ठीक है, सो ये उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 301। So Article 301 is regarding trade commerce within the territory of India, and according to this, the trade commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. ठीक है, then you have Article 326, that is the election to the Lok Sabha and state legislative assembly shall be based upon adult suffrage, that is right to vote. ठीक है, सो वही बस यहाँ पे वही मेंशन है कि द राइट द इलेक्शन टू लोकसभा एंड एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, वही राइट टू वोट है बेसिकली। 326 जो है ना, आर्टिकल 326 इज रिगार्डिंग द राइट टू वोट। ठीक है, सो वी आर डन विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,